एक बार जब कोई आपके पीछे भागना शुरू कर देता है तो उनकी कीमत कम हो जाती है। तो जब मुझे पता चला कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की जिसने मुझे 99 बार ठुकराया था, असल में मुझे पहली नजर में ही पसंद करने लगी थी, लेकिन वह उस लड़के द्वारा पीछा किए जाने की प्रक्रिया का आनंद लेना चाहती थी जिसे वह पसंद करती थी, और इसी वजह से वह बार बार मुझे मना करती रही। मैंने उसे नजरअंदाज करने और अपने सलाहकार से विदेश में पढ़ाई के लिए पक्की सीट मांगने का फैसला किया। जाने से पहले मैंने उससे पूरी तरह से सारे रिश्ते तोड़ लेने का फैसला किया, लेकिन जब मैं पहुंचा तो जन्मदिन की पार्टी पहले ही शुरू हो चुकी थी। मैंने प्राइवेट रूम से जानी पहचानी आवाजें सुनी। लू चेंगजुओ देर से क्यों आ रहा है? क्या वह कोई सरप्राइज तैयार कर रहा है? वह पहले ही 99 बार प्रपोज कर चुका है, अब तो 100 होने वाला है। लिन न्यानगू, तुम्हें अब उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, साफ दिखता है कि तुम्हें भी वह पसंद है। अगर तुमने उसे फिर से मना कर दिया तो हो सकता है कि तुम्हारा पसंदीदा लड़का सच में दूर चला जाए। लड़कियों की छेड़छाड़ सुनकर लिन न्यानगू बहुत आत्मविश्वासी लग रही थी। लू चेंगजुओ मुझे इतना प्यार करता है, वह कभी नहीं जाएगा। अगली बार जब वह कुछ प्रपोज करेगा तो मैं मान जाऊंगी। उस आत्मविश्वास भरे लहजे को सुनकर मुझे गहरी विडंबना महसूस हुई। अगली बार? अब कोई अगली बार नहीं होगी। वे 2 साल जो मैंने लिन न्यानगू के पीछे भागते हुए बिताए, मैंने अपनी सारी गरिमा छोड़ दी। अनगिनत सहपाठियों की हंसी उड़ाने की बातों को नजरअंदाज किया। हर दिन मैंने उसे खुश करने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन मेरी सच्चाई का कभी जवाब नहीं मिला। मैंने हार मानने के बारे में भी सोचा था। मैंने कई रातों तक चुपके से रोया भी, लेकिन अगले दिन खुद को संभालकर फिर से उसके पीछे चला जाता था। मैंने तो यहां तक कि उसके साथ रहने के लिए बहुप्रतीक्षित एक्सचेंज स्टूडेंट की जगह भी लगभग छोड़ दी थी। फिर एक दिन संयोग से मैंने लिन न्यानगू का फोन देख लिया। मैंने पाया कि वह मुझे पहली नजर में ही चाहने लगी थी। वह मुझे प्रिय पति कहती थी और उसके एल्बम में मेरी हजारों तस्वीरें थीं। लेकिन जब मुझे पता चला कि वह भी मुझसे प्यार करती है तो मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई। इसके विपरीत मुझे बहुत गहरा व्यंग्य और गुस्सा महसूस हुआ। मैं थक चुका हूं। मैं हार मानता हूं। अब मैं बस जाना चाहता हूं। लिन न्यानगू की दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाना चाहता हूं। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, प्राइवेट रूम में बातचीत अचानक रुक गई। वे सब अचानक मुड़ गए और ऐसे दूसरी बातें करने लगे जैसे उन्होंने मुझे देखा ही न हो। लिन न्यानगू ने भी एक गिलास शराब लिया और खेल में शामिल हो गई। वह ठंडी और उदासीन लग रही थी। उसने अपनी पलकें तक नहीं उठाईं। मैंने उसे अपनी आंखों के कोने से देखा। मैं उसकी अभिनय क्षमता की तारीफ किए बिना नहीं रह सका कि वह कितनी अच्छी अदाकारा है। कमरे में सबकी उदासीनता के सामने मुझे कोई निराशा महसूस नहीं हुई। मैं कोने में खाली पड़ी सीट पर गया और बैठ गया। 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक सभी लोग आपस में बातें करते और एक दूसरे का हालचाल पूछते रहे। मैं बस वहां बैठा रहा, अपने फोन को देखता रहा जैसे मैं कोई अदृश्य व्यक्ति हूं। पहले जब भी लिन न्यानगू कहीं आती थी, मैं जरूर कोई तरीका ढूंढता था उसके करीब जाने का और अलग अलग विषयों पर बात करता था ताकि उसका ध्यान आकर्षित कर सकूं। यह जन्मदिन पार्टी भी इसलिए हुई क्योंकि मैंने बहुत समय तक मिन्नतें की और कई लोगों से कहा कि वे उसे मुझे बुलाने के लिए मनाएं। सिद्धांत रूप में जो चीज पाना मुश्किल हो उसकी कद्र ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन मेरा शांत चेहरा और उसकी सहजता, जैसे उसे अपने ही जन्मदिन की कोई परवाह नहीं थी, उसकी आमतौर पर ठंडी प्रवृत्ति से अलग थी। आखिरकार लिन न्यानगू खुद को रोक नहीं पाई। वह बार बार मेरी ओर देखने से खुद को रोक नहीं सकी। हैप्पी बर्थडे गाने और केक काटने के बाद तोहफे देने का समय आया। मैंने इंतजार किया जब तक सबने अपने अपने तोहफे दे दिए। फिर मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ, अपने बैग से एक कैलेंडर निकाला और उसे सौंप दिया। वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से मेरी ओर देखने लगे क्योंकि वह कैलेंडर हथेली जितना छोटा था और उसमें कुल मिलाकर सिर्फ 30 पन्ने थे, जो बहुत मामूली लग रहा था। मैंने किसी के भी हाव भाव की परवाह नहीं की। मैंने बस लिन न्यानगू की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, लिन न्यानगू, आज से हर दिन एक पन्ना फाड़ना। जब आखिरी पन्ना फाड़ोगी तो एक सरप्राइज मिलेगा। यह तुम्हारे लिए मेरा देर से दिया गया जन्मदिन का तोहफा है। यह सुनते ही उसकी रूममेट्स जोर जोर से हंस पड़ी। 100वीं बार इजहारे मोहब्बत, है ना? तुम वाकई बहुत जिद्दी हो। 2 साल हो गए और तुम अब भी यहीं हो। क्या तुम्हें वो इतनी पसंद है? उन बातों से प्रभावित होकर लिन न्यानगू ने स्वाभाविक रूप से सोचा कि यह 100वीं बार इजहारे मोहब्बत के लिए एक काउंटडाउन कैलेंडर है।
उसके होंठों के कोने हल्के से मुस्कुरा उठे, लेकिन उसने जल्दी ही उस मुस्कान को दबा लिया और फिर से अपने उदासीन भाव में लौट आई। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर वह 100 बार इजहार करेगा तो मैं सोचूंगी, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं जरूर मान जाऊंगी। वह जानती थी कि सबने गलत समझ लिया है। जब मैं आखिरी पन्ना फाड़ूंगी, वह मेरे इजहार का दिन नहीं होगा, बल्कि वह दिन होगा जब मैं उसकी दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाऊंगी। मैंने कोई सफाई नहीं दी, मैं बस हल्के से मुस्कुरा दी। लिन न्यानगू, मैं तुम्हारे पीछे इतना समय से भाग रहा हूं, फिर भी तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाया। मैं सच में जानना चाहता हूं कि तुम्हारा आदर्श व्यक्ति कैसा है। मेरी बात खत्म होते ही कमरे में सब चुप हो गए। सबने उसे अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। लिन न्यानगू ने मेरी ओर देखा, कुछ सेकंड तक चुप रही और फिर धीरे से बोली, मेरा आदर्श प्रकार। जैसे ही मैं कुछ बोलने ही वाला था, कसकर बंद दरवाजा अचानक खुल गया। इससे तुरंत ही सबका ध्यान आकर्षित हो गया। सबके सामने जो यानजू खूबसूरती से लिपटे हुए एक बक्से को पकड़े हुए प्रकट हुई। लिन न्यानगू, जन्मदिन मुबारक हो। लिन न्यानगू की निगाहें भी उन शब्दों का अनुसरण करते हुए जो यानजू पर टिक गईं। उसने अपनी उंगलियों के सिरों को उठाया और धीरे से मेज पर ठपठपाया। उसने वे शब्द दोबारा कहे जो बीच में रुक गए थे, मेरा आदर्श कोई खुशमिजाज और साफ सुथरी सूरत वाला पड़ोसी जैसा हो। यह सुनते ही जो यानजू का चेहरा खिल उठा। वह तुरंत पास गया और अपना खास तोहफा उसे वहीं खोलने के लिए दिया। सबका ध्यान तुरंत ही बदल गया। अब उस विषय पर किसी ने कुछ नहीं कहा। दोनों को समूह से घिरा हुआ देखकर मैंने कोई उदासी जाहिर नहीं की। इसके विपरीत मैं शांतिपूर्वक अपनी सीट पर वापस गया और बैठ गया। पूरी रात चाहे लिन न्यानगू कहीं भी गईं, जो यानजू हमेशा उनके साथ ही रहे। वे बातें करते और हंसते रहे, एक दूसरे को ड्रिंक से बचाते रहे और एक ही केक का टुकड़ा साझा किया। मैं चुपचाप उनकी घनिष्ठता को देखता रहा। कई यादें मेरे मन में गुजर गईं। हालांकि लिन यांगयू विश्वविद्यालय की सबसे सुंदर लड़की थी और उसके कई प्रशंसक थे, वह हमेशा लड़कों के प्रति सतर्क रहती थी। लेकिन एकमात्र अपवाद जो यानशू था, जिसके साथ वह बड़ी हुई थी, वह उसकी बिखरी हुई लटें ठीक करता, उसे क्लास तक छोड़ता और उसका बैग उठाता था। ये सारी देखभालें मेरी नजरों में ऐसे थीं जैसे मेरे दिल में कांटे चुभ गए हों। लेकिन जब तक मैंने सच नहीं जाना, तब तक मुझे समझ नहीं आया कि लिन यांगयू और जो यानशू पहले इतने करीब नहीं थे। जो यानशू हमेशा उसके पीछे भागता रहता था, लेकिन वह कभी भी उस पर ध्यान नहीं देती थी जब तक कि मैं नहीं आया। फिर उसने जानबूझकर मेरे सामने लिन यांगयू के करीब दिखने का नाटक करना शुरू कर दिया, ताकि मुझे जलन हो और मैं उसे और भी ज्यादा पाने की कोशिश करूं। तो जब मैंने लिन यांगयू को अपने सामने देखा तो मुझे बस विडंबना ही महसूस हुई। मैंने अपना गिलास मेज पर रखा, उठी और बाथरूम चली गई। मैंने अपने चेहरे पर पानी छींटा। मुझे थोड़ी स्पष्टता महसूस हुई। मैंने अपने बैग से एक टिश्यू निकाला ताकि खुद को सुखा सकूं। मेरी नजर धुंधली हो गई थी। मुझे पता ही नहीं चला कि अचानक कोई मेरे पास आ गया था। जब तक मैंने जो यानशू की तंज भरी आवाज नहीं सुनी, तब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है। लुसेंजो, तुम सालों से सिस्टर यानयू के पीछे भाग रहे हो और उसने अब तक तुम्हें स्वीकार नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि उसके जन्मदिन की पार्टी में भी उसका पीछा करो? मैं तुमसे विनती करता हूँ, उसे तुम्हारी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या तुम्हें थोड़ी सी भी समझ है? तुम एक दयनीय इंसान हो जो उसके पैरों में गिर जाता है। मैंने उसकी बातों पर कोई नाराजगी नहीं दिखाई। मैं बस शांतिपूर्वक उसकी ओर देखने लगी। क्या तुम्हारा अपमान करना खत्म हो गया? जो यानशू को मेरी ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, वह थोड़ा उलझन में था। तुम्हें तो पता ही नहीं कि स्कूल में लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। वही जिसने 99 बार प्रपोज किया। आखिरकार तुम अभी भी एक छात्र हो। तुम्हें कोई शर्म नहीं है। कोई भी अंधा भी देख सकता है कि सिस्टर यांग मुझे पसंद करती है। तुम अपनी आंखें खोलकर ये क्यों नहीं देख सकते? उसका यह बेहया रवैया देखकर भी मैंने कोई भाव नहीं दिखाया। मैंने बस उससे नजरें हटा लीं और उसके पीछे देखने लगी। मुझे अपमानित करने से पहले बेहतर होगा कि तुम पहले अपने पीछे देख लो। जो यानशू ने मेरी नजरों का पीछा किया और उलझन भरी नजरों से मुड़कर देखा तो दरवाजे पर लिन यांगयू को खड़ा पाया। ऐसा लग रहा था कि वह वहां काफी देर से खड़ी थी और शायद पूरी घटना देख चुकी थी। यह सोचते ही जो यानशू का दिल अचानक तेज धड़कने लगा और उसने तुरंत अपनी घमंड भरी मुद्रा छोड़कर मासूमियत का चेहरा बना लिया। वह जल्दी से उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ा और जल्दी जल्दी सफाई देने लगा। हेरमाना यानयू, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। पहले लुसेंजो ने ही मुझे तंग किया था, लेकिन लिन यांगयू पूरी तरह से बेपरवाह नजर आ रही थी। उसने जो यानशू द्वारा मेरा अपमान होते देखा पर अनदेखा कर दिया। फिर अपनी जैकेट उसे पहनाते हुए बोली, बाहर हवा है, तुमने कम कपड़े पहने हैं।
ध्यान रखना कहीं सर्दी न लग जाए। ये कहने के बाद उसने उसका हाथ पकड़ा, मुड़ी और वापस प्राइवेट रूम में चली गई। जो यानशु को ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी और वह मुझे अपमानित करने को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रहा था। अचानक वह खुद को बहुत आत्मविश्वासी महसूस करने लगा। वह गर्वित नजर के साथ मुड़ा, चेहरे पर उपहास भरी मुस्कान थी, जैसे मेरी हिम्मत का मजाक उड़ा रहा हो। मैंने जो यानशु की उकसावे वाली हरकत पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने सिर झुकाए हुए गीला रूमाल मुट्ठी में दबाया और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। मैं मुड़ा और सीढ़ियों से नीचे चला गया। गलियारा शांत था, सिर्फ मेरे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। अंधेरे में जो कुछ अभी अभी हुआ था वह मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। मैंने तिरस्कार से हंस दिया। सोजानसु को कपड़े पहनाते वक्त उसकी आंखें मेरी ओर थीं, पर शब्द चिंताजनक थे। वह अभिनय में माहिर है। उसके इरादे न जानने पर मैं भी धोखा खा जाता। बाहर तेज बारिश थी और सभी टैक्सियां बंद थीं। सब बार के बाहर रुके थे। लिन यांग यू ने ड्राइवर को बुलाया ताकि जो यानशु को घर छोड़ सके। बाकी सब जा चुके थे, सिर्फ लुसेंजो ही टैक्सी का इंतजार कर रहा था। यह सही नहीं है। लिन यांग यू ने ड्राइवर की छतरी ले ली। उसके पास पैर हैं, उसे चलने दो। मेरे चेहरे के भाव की ओर देखे बिना उसने सोजानसु को कार में बैठने में मदद की। स्पोर्ट्स कार को धीरे धीरे बारिश में गायब होते हुए देख मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं ऐप के जरिए कार बुलाने की कोशिश करता रहा। मैं ठंडी हवा में 2 घंटे से भी ज्यादा इंतजार करता रहा। बारिश रुक रुक कर होती रही और आखिरकार एक ड्राइवर ने मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। जब मैं घर पहुंचा तब तक सुबह के 2 बज चुके थे। मैं अपने कमरे के दरवाजे तक गया और पासवर्ड डाला। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मेरे सामने वाला दरवाजा भी खुल गया। अगली बार जल्दी आ जाया करो। दरवाजे की आवाज बहुत तेज है, इससे मेरी नींद में खलल पड़ती है। मैंने अपने कपड़ों की ओर देखा जिन्हें मैंने अभी तक नहीं बदला था और सब समझ गया। मैं ठंडेपन से हंस पड़ा। मैंने बस बेरुखी से हूं कहा और सीधे अपने कमरे में चला गया। मैंने लाइट जलाई और दरवाजा बंद कर लिया। जूते उतारने के बाद दरवाजे के बाहर जोरदार धमाका हुआ। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। मैंने अपने कपड़े उतारे और पजामा पहन लिया, एसी चालू किया और कंबल में लिपटकर सोफे पर लेट गया। मैंने यह अपार्टमेंट आधा साल पहले किसी से खरीदा था। जब मुझे पता चला कि लिन यांग यू ने हॉस्टल छोड़ दिया है तो मैंने जानबूझकर यह अपार्टमेंट खरीदा और उसकी पड़ोसी बनने के लिए यहाँ आ गई। मैं सुबह उसके लिए नाश्ता लेकर जाती थी और रात को उसे शुभ रात्रि कहती थी। मैंने हर दिन तरह तरह की मुलाकातें बनाई, सिर्फ उसे प्रभावित करने के लिए। लेकिन चाहे मैंने उसकी कितनी भी परवाह की, उसने मुझे नजरअंदाज ही किया। लेकिन जब तक मैंने उसका राज नहीं जान लिया, मुझे एहसास नहीं हुआ कि वह दिखावा कर रही थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक आज रात की तरह वह बिना कपड़े बदले ही घर आ गई थी। वह मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी और सो नहीं पा रही थी। लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उसने जानबूझकर कोई असंबंधित बात कह दी। मैं उसकी दिखावटी सोच से थक चुकी हूँ। मैं इससे थक चुकी हूँ और मैं उसके साथ ये खेल और नहीं खेलना चाहती। मैंने अपना फोन और रियल एस्टेट ऐप खोला और अपार्टमेंट की लिस्टिंग पोस्ट कर दी। चूंकि मैंने जाने का फैसला कर लिया है तो अब सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। अगली सुबह एजेंट अपार्टमेंट देखने आया। मैंने दरवाजा खोला, उन्हें अंदर आने दिया और अपार्टमेंट की बुनियादी जानकारी दी। उसके बाद मैं उसे बाहर छोड़ने जा रही थी। मेरे सामने वाला दरवाजा खुल गया। लिन यांग यू कार की चाबी पकड़े बाहर जाने ही वाली थी, तभी उसने मेरे पास एक अनजान औरत को देखा। उसकी भौहें अनजाने में सिकुड़ गईं। ये कौन है? मेरी भाभी कुछ देने आई थी। मैंने बिना झिझके झूठ बोला। एजेंट ने हैरानी से मेरी तरफ देखा, लेकिन वह पेशेवर था और उसने मेरा झूठ जाहिर नहीं होने दिया। वह कोई बहाना बनाकर चला गया। मैं अपने कमरे में वापस गई, कपड़े बदलने और स्कूल जाने की योजना बनाई। मैं मुड़ी तो देखा कि कोई लिफ्ट के सामने खड़ा है और मेरा रास्ता रोक रहा है। मैंने ऊपर देखा तो पता चला कि वह लिन यांग था। वह थोड़ा हैरान सा लग रहा था। वह जाना नहीं चाहता था। वह गया क्यों नहीं? लिन यांग ने मेरी आंखों में शक देख लिया और थोड़ी झिझक के साथ बोला, आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने चलूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना अलग क्यों बर्ताव कर रहा है, इसलिए मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। लेकिन वह मुझे छोड़ने की जिद करता रहा, साथ चलने की जिद करता रहा और देर होने से लेकर रास्ते में होने तक के तरह तरह के बहाने बनाता रहा। देखा कि अब वह ऊर्जा बचाने का बहाना भी देने वाला है तो मैं और विरोध नहीं कर पाई और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए मान गई। पूरे रास्ते हमने एक शब्द भी नहीं कहा। गाड़ी में पूरी तरह सन्नाटा था। वह मेरी बकबक सुनने की आदी थी। मुझे इतना शांत देखकर लिन हेंगजी असहज महसूस करने लगी। वह थोड़ी हैरान थी। लगता है यह सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थी।
मैं वाकई इन दिनों बदल गई थी और ये बदलाव उसे किसी अजीब सी बेचैनी से भर देते थे। जब हम स्कूल पहुंचे तो मैंने अपनी सीट बेल्ट खोली और धन्यवाद कहकर सबसे पहले बाहर निकल गई। मैं तेजी से स्कूल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ी और देखा कि जो भी मेरे पास से गुजर रहा था वह मुझे बहुत अजीब नजरों से देख रहा था। क्या वह लू केंजो है? हाँ, वही जो ट्रेंड कर रही है। कितना शर्मनाक है। वे सब इनकॉम्प्रिहेंसिबल बातें सुनकर मैंने जल्दी से अपना फोन निकाला और एक नजर में देखा कि मेरे दोस्तों ने कई लिंक भेजे हैं। जब मैंने उन पर क्लिक किया तो पता चला कि किसी ने लिन हेंगजी के पीछे मेरे भागने की बात शिकायत सूची में डाल दी थी और वह वायरल हो गई थी। 5वीं कक्षा के परजीवी के बारे में पोस्ट देखकर मैं स्तब्ध रह गई। सबसे ऊपर जो सबसे लोकप्रिय पोस्ट थी उसमें मेरे पीछा करने की सारी बातें विस्तार से लिखी थीं। वह बहुत विस्तार से लिखा गया था, यहाँ तक कि प्रेम पत्रों की सामग्री भी प्रकाशित कर दी गई थी। दूर से भी मैं देख सकती थी कि स्कूल के नोटिस बोर्ड के चारों ओर भीड़ जमा थी और वहाँ हर जगह मेरे प्रेम पत्र चिपके हुए थे और भीड़ हंस रही थी और तरह तरह की टिप्पणियां कर रही थी। अरे, तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है? कितनी फिल्मी बातें हैं। 99 प्रेम पत्र, हर एक अलग अंदाज में लिखा गया। इस तरह की दीवानगी डरावनी है। क्या वह छिंगवा का टॉप स्टूडेंट नहीं है? फिर इतना बेताब क्यों है? वे बेरहम ताने सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैं सीधे भीड़ में घुस गई और एक एक करके उन्हें फाड़ने लगी। आखिरकार मैंने फिर से सोजानसू की तंज भरी आवाज सुनी। बहन यान्यू लूकेन, सो ने तुम्हें इतनी बार प्रपोज किया है। तुम्हारे दिल में उसके लिए कितनी भावनाएं हैं? लिन हेंगजी की आवाज हमेशा की तरह ठंडी थी। उसने बस एक संख्या बताई, 0। मुख्य किरदार आ चुके हैं। मुझे वह दृश्य पसंद था, लेकिन मुझे सबके सामने अपमानित किया गया। लूकेन, मैं तुमसे प्यार करती हूं, साथ चलो। भीड़ तालियों से गूंज उठी। काफी कष्टप्रद है। लोग खुशी से चिल्लाए। लूकेंजो, अपने जज्बातों का इजहार करो। उसकी दोस्त सुबन गुआनजेट, लू केंजो तुम्हारे लिए अच्छा है। वह हर दिन तुम्हें प्रपोज करता है। यह 9वीं बार है। हाँ, अच्छा छात्र, अच्छा परिवार। तुम्हारा अगला प्रपोजल कब होगा? हम सब देखने आएंगे और तुम्हें सलाह देंगे। मैंने अपने हाथ में प्रेम पत्र के फटे हुए टुकड़ों को कसकर पकड़ लिया। मेरी तर्जनी उंगली इतनी जोर से दब गई थी कि उसका रंग उड़ गया था। कुछ शब्द मेरे होठों तक आ गए। मैं बोलने ही वाली थी, लेकिन चारों ओर से आती दया भरी निगाहें देखकर मैंने खुद को रोक लिया। मैंने प्रेम पत्र को ऐसे ऊंचा उठा लिया जैसे वह कोई युद्ध का झंडा हो और जोर से घोषणा की, ठीक है, 100वां इजहार 3 दिसंबर की सुबह 9 बजे स्कूल के केंद्रीय प्रांगण में होगा। सभी छात्र अपने दोस्तों को लेकर देखने आ सकते हैं। आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना मैं सिर ऊंचा करके वहां से चली गई। उस सुबह मैं कक्षा में नहीं गई। इसके बजाय मैं वापस घर चली गई। मैंने प्रेम पत्रों के मोटे बंडल को फाड़ दिया, उन्हें जलाकर राख कर दिया और फिर नाली में बहा दिया। सप्ताहांत में क्लब, जो काफी समय से शांत था, अचानक संदेश भेजकर बोला कि बैठक होगी। मैंने अभी अभी अपना नाम वापस लेने का अनुरोध दिया था, इसलिए मैं गई। लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने अनपेक्षित रूप से लिन हेंगजी को भी वहां देखा, जो कभी इन गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेती थी। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैंने उसे देखा ही नहीं और अकेले कोने में जाकर बैठ गई। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, जो यानसू के दोस्त तुरंत अच्छे लोगों की भूमिका निभाने लगे। हेंगजी कैसे मान गई? बिल्कुल, क्योंकि यानसू को रोमांच पसंद है। सबको पता है कि हमारे स्कूल की सुंदरता सिर्फ यानसू की ही सुनती है। मैंने उनकी छोटी छोटी चालों को नजरअंदाज कर दिया। मैंने कुछ संतरे उठाए और उन्हें छीलने लगी। जब सब लोग आ गए तो अध्यक्ष ने खेल शुरू होने की घोषणा की। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे भी जबरदस्ती शामिल कर लिया। मुझे खुद को तैयार करना पड़ा उस उबाऊ ट्रुथ या डेयर के खेल के लिए। हमने 7-8 राउंड खेले। आखिरकार लिन हेंगजी हार गई। सब लोग उत्साहित होकर चिल्लाने लगे। सजा यह थी कि विपरीत लिंग के किसी सदस्य को 3 मिनट तक किस करना होगा। जल्दी करो। तुम किसे चुनोगी, स्कूल ब्यूटी? मुझे पता था कि वह मुझे नहीं चुनेगा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह किसे चुनता है। मैंने सिर झुका लिया और अपने हाथ में पासे से खेलने लगी और सब कुछ ठीक वैसे ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। लिन हेंगजी ने जो यानसू को चुना, लेकिन एक अनुरोध किया कि कमरे की सारी लाइटें बंद कर दी जाएं। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। सिर्फ सांसों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। 3 मिनट बाद लाइटें फिर से जल उठीं। लिन हेंगजी सबसे पहले बैठ गई। जो यानसू अकेला खड़ा रह गया, वह परेशान दिख रहा था क्योंकि लिन हेंगजी ने उसे चूमा नहीं था। मैंने उस पर हल्की सी नजर डाली। मैंने सुना कि अध्यक्ष ने घोषणा की कि एक नया राउंड शुरू हो रहा है। मैंने अपने हाथ में रखे तीनों पासे फेंके। दुर्भाग्यवश तीनों पासे एक पर आकर गिरे, जो खेल में सबसे कम स्कोर था।
मैंने बिना कुछ कहे ढेर से एक कार्ड उठा लिया। वह वहीं सजा थी। कमरे में सभी लोग उत्साहित हो गए। उनकी नजरें मेरे, लिन हेंगजी और जो यानसू के बीच घूम रही थीं। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। मैंने लापरवाही से गेम डायल पर पॉइंटर घुमाया और उसे अपने सामने बैठी एक लड़की की ओर घुमा दिया। एक पल के लिए सभी को लगा कि मैं पीछे हटने वाली हूँ। माफ करना लड़की हैरान दिखी और उठने ही वाली थी कि अचानक लिन हेंगजी उठ गई और उसकी स्टूल गिरा दी। जैसे ही सब लोग उलझन में थे, उसने ठंडे स्वर में बीच में ही टोक दिया, इतनी देर से खेल रहे हैं, अब मैं थोड़ी थक गई हूँ, अब ब्रेक लेने का समय है। उसने यह कहा और उसकी रूममेट्स ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। प्रेसिडेंट को सजा टालनी पड़ी। ब्रेक में कुछ लड़कियों ने भूख लगने की बात कही और रूममेट्स लड़कों को खाना खरीदने साथ ले गईं। 20 मिनट तक उनके न लौटने पर प्रेसिडेंट ने और इंतजार नहीं किया और खेल दोबारा शुरू कर दिया। मैंने अपना फोन नीचे रखा, इधर उधर देखा और महसूस किया कि मेरी रूममेट जा चुकी थी। सही कहें तो लिन हेंगजी को छोड़कर बाकी सभी लड़कियां जा चुकी थीं। मुझे तो अंदाजा लगाने की भी जरूरत नहीं थी। यह लिन हेंगजी की जानबूझकर की गई हरकत थी, लेकिन मैं उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने सामने रखे 500 मिलीलीटर के गिलास को उठाया और पूरे दर्शकों की ओर इशारा किया। मेरे द्वारा चुना गया साथी जा चुका था। खेल के नियमों के अनुसार मैंने सजा के तौर पर पीने का विकल्प चुना। इतना कहकर मैंने सिर उठाया और बिना पलक झपकाए गिलास में रखी शराब पी ली। लिन यांगियान ने यह उम्मीद नहीं की थी कि मैं उसे चुनने के बजाय पीना पसंद करूंगी। उसका चेहरा तुरंत उतर गया। वह मुझे उदास चेहरे के साथ देखने लगी। उसका चेहरा लाल पड़ गया और उसने हाथ में पकड़े पासे को भींच लिया। भीड़ छंटते ही खेल खत्म हुआ और पार्टी भी समाप्त हो गई। सबके जाने तक मैं नशे में थी। मैंने आवेदन अध्यक्ष को दिया और सीढ़ियां उतरते वक्त दीवार का सहारा लिया। जैसे ही मैं नीचे पहुंची, उलझन में मैंने देखा कि सोह जानसू वहीं खड़ा है। मैं चाहती थी कि मैं उसे अनदेखा कर दूं और उससे बच जाऊं, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में नाराजगी भरी थी। जब उन्होंने लाइट जलाई तो वह नजरिया क्या था, मैं तुम्हें बताता हूं। हालांकि बहन यांग्युन ने मुझे चूमा नहीं, लेकिन उसकी एक वजह थी। यह मेरे प्रति उसका सम्मान दिखाता है। ये सुनकर मैं हंसी रोक नहीं पाई, लेकिन मुझे पता था कि मैं कुछ भी कहूं, सोह जानसू मेरी बात नहीं मानेगा। इसीलिए मैंने सिर हिला दिया। हाँ, जो भी तुम कहो सब सही है। मैं अपना हाथ छुड़ाकर जाने ही वाली थी, लेकिन जो यानसू ने और भी कसकर पकड़ लिया और लगातार गालियां देता रहा। हार मानने को तैयार नहीं था। हम दोनों बहस कर रहे थे। मेरा संतुलन पहले से ही डगमगा रहा था और जैसे ही मुझे खींचा गया, मैं अपना संतुलन नहीं रख पाई और पीछे की ओर गिर गई। सीढ़ियों से लुढ़कती चली गई। जो यानसू भी चौंक गया और वह भी अपना संतुलन नहीं रख सका, इसलिए वह भी सीढ़ियों से लुढ़क गया। ऊपर शोर सुनकर कुछ छात्र जो ज्यादा दूर नहीं गए थे वापस लौट आए। जब उन्होंने देखा कि हम दोनों गंभीर रूप से घायल हैं, तो सभी घबरा गए। आखिरकार लिन यांग्यू ने किसी से संपर्क किया और हमें अपने अस्पताल ले गया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि यह हड्डी टूटने का मामला है। समय पर इलाज न मिलने पर विकलांगता का खतरा हो सकता है। जिस पल से उसे पता चला कि हम घायल हैं, उसकी नजरें मुझसे हट ही नहीं रही थीं। मेरा पीला चेहरा और माथे पर बहता पसीना देखकर ऐसा लगा जैसे वह भी वही महसूस कर रहा हो और उसका दिल भी दर्द में हो। ऑपरेशन थिएटर तैयार था, लेकिन अस्पताल में केवल एक विशेषज्ञ था जो यह सर्जरी कर सकता था। लिन यांग्यू को ऑपरेशन की प्राथमिकता तय करनी थी। उसने सहज रूप से मेरी ओर देखा और हमारी नजरें मिली। अब उसमें पहले जैसी लगाव और जोश नहीं था। सिर्फ एक ठहरा हुआ सन्नाटा बाकी रह गया था। उस नजर ने लिन यांग्यू के दिल को जोर से हिला दिया। मिस, कृपया जल्दी तय करें कि पहले किसका ऑपरेशन होना चाहिए। मैं स्ट्रेचर पर पड़ी थी। चेहरा पीला पड़ गया था। बेहोश होने से ठीक पहले मैंने सुना कि लिन यांग्यू ने दृढ़ता से वह नाम लिया, जो यानसू। पहले जो यानसू को बचाओ। जल्द ही डॉक्टर ने जो यानसू को ऑपरेशन थिएटर में धकेल दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैं पूरी तरह से बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली, तब तक पूरा एक दिन बीत चुका था। आंख खुलते ही सबसे पहले मैंने अपना हाथ बढ़ाकर अपनी टांग को छुआ। जब मैंने महसूस किया कि मेरी टांगें अभी भी हैं और मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ, तो मैंने राहत की सांस ली। जिंदा बच जाने की खुशी में मेरी आंखों में आंसू आ गए। शुक्र है मैं लकवाग्रस्त नहीं हुई थी। मेरे माता पिता को खबर मिलते ही वे जल्दी आ गए। मुझे ऊपरी मंजिल के वीआईपी स्वीट में ले गए और मेरी अच्छी देखभाल की। 2 घंटे बाद जो यानसू को मेरे सामने वाले कमरे में भर्ती कराया गया। लिन यांग्यू खुद उसे लेकर आए थे। जांच को आसान बनाने के लिए दोनों कमरों के दरवाजे खुले छोड़ दिए गए थे। मैं साफ साफ समझ सकती थी कि उस कमरे में क्या हो रहा है। जो जानसू लगातार दर्द की शिकायत कर रहा था,
लिन यांगयू उसका ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह की बातें करती रही। लॉजिस्टिक्स विभाग द्वारा भेजा गया खाना उसे पसंद नहीं आया तो वह घर गई, बहुत सारा खाना बनाया और उसके लिए हल्का भोजन लेकर आई। वह कमरे में ऊब जाता था तो वह उसकी बोरियत दूर करने के लिए तरह तरह की नई और दिलचस्प चीजें ढूंढ लाती थीं। अस्पताल में 10 दिनों के दौरान दोनों इतने करीब आ गए कि नर्सें भी गपशप करने लगीं कि शायद डीन को दामाद मिलने वाला है। मैं चुपचाप सुनती रही, बिना शामिल हुए, लेकिन मेरे दिल में पता था कि लिन यांगयू यह सब मेरे लिए कर रही थी। आखिरकार मैंने सैकड़ों बार कमरे का दरवाजा बंद किया था। हर बार जब मैं दरवाजा बंद करती थी तो एक नर्स जांचने आ जाती थी। ये बिल्कुल भी संयोग नहीं था। डिस्चार्ज वाले दिन मैं उन्हें फिर से अंडरग्राउंड गैराज में मिली। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, लिन यांगयू ने तुरंत जो यानसू को व्हील चेयर से बाहर निकाला और उसे कार तक ले गई। लियू चेंजो, मैंने सुना है कि तुम यांगयू के घर के ठीक सामने रहती हो। हमें तुम्हें छोड़ने दो। मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। मैंने ऊपर देखे बिना ही सीधे कार में बैठ गई। जब कार अपार्टमेंट बिल्डिंग पर पहुंची तो मैंने अपने माता पिता की मदद लेने से इनकार कर दिया और बैसाखियों के सहारे अकेले घर चली गई। लिफ्ट बेसमेंट लेवल 1 से पहली मंजिल तक गई। असल में लिन यांगयू जो यानसू को घर ले जाने वाली थी, लेकिन अचानक वह अंदर आ गया। हमने एक दूसरे की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। लिफ्ट 17वीं मंजिल पर रुक गई। लिन यांगयू दरवाजे पर काफी देर तक खड़ी रही, इसलिए मुझे अपनी बैसाखियों के सहारे कुछ और कदम चलकर पहले बाहर जाना पड़ा। मैं धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन मेरे पीछे चलने वाला व्यक्ति मुझसे भी धीमे चल रहा था। मैं पूरे समय उसकी नजरें अपने ऊपर महसूस कर सकती थी। जब मैं दरवाजे तक पहुंची तो पासवर्ड डालना चाहा, लेकिन मेरी छड़ी अचानक जमीन पर गिर गई। मुझे दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे झुकना पड़ा। जैसे ही मैं छड़ी छूने ही वाली थी, मेरे सामने एक परछाई आ गई। लिन यांगयू भी झुक गई। शायद वह मेरी चीजें उठाने में मेरी मदद करने का सोच रहा था, लेकिन जैसे ही उसका हाथ मेरी नजरों के सामने आया, उसने उसे वापस खींच लिया और अपने डीले जूते के फीते बांधने लगा। मैंने उपहास में हंस दिया। मैंने छड़ी उठाई, धीरे धीरे खड़ी हुई और कमरे में चली गई। मैंने घर पर काफी देर तक आराम किया। फाइनल परीक्षा नजदीक आ रही थी। हालांकि मैं विदेश जाने वाली थी और मेरा पैर भी ठीक से नहीं चल पा रहा था, फिर भी मैंने एक्सटेंशन के लिए आवेदन नहीं किया और परीक्षा देने पहुंच गई। ऑडिटोरियम में बहुत सी सीढ़ियां थीं और मेरी टांग की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई थी, इसलिए मैं पहली पंक्ति के बीच में बैठ गई। कुछ देर बाद लिन यांगयू ने भी जो यानसू को कक्षा में लाने में मदद की। मुझे देखते ही जो यानसू ने तुरंत कहा कि उसके पैर में दर्द है और उसे आगे की पंक्ति में बैठना है। लिन यांगयू ने उसे मेरे पास बैठने में मदद की और फिर दीवार के पास वाली सीट पर बैठ गया। परीक्षा जल्द ही शुरू हो गई। झांसू ने ठीक उस समय जब टीचर आखिरी सीढ़ी से उतर रही थीं, टीचर की ओर निशाना साधा और पहले से तैयार किया हुआ कागज का गोला गलियारे के पार मेरी डेस्क पर फेंक दिया। कलम पकड़े हुए मेरा हाथ ठिठक गया। इससे पहले कि मैं समझ पाती कि क्या हो रहा है, पीछे मुड़ी टीचर ने मुझे डांट दिया। परीक्षा से पहले मैंने बार बार जोर दिया था कि आप कम नंबर ला सकते हैं, लेकिन आपका चरित्र खराब नहीं होना चाहिए और न ही आप चीटिंग कर सकते हैं। लियू चेंजो, तुम्हारा स्कोर रद्द किया जाता है। तभी मुझे समझ आया कि जो यानसू क्या करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं यह अन्याय सहना नहीं चाहती थी। मैं तुरंत खड़ी हो गई और बहस की कि मैं कैमरे चेक करना चाहती हूँ। दुर्भाग्यवश ठीक उसी समय बिल्डिंग में बिजली चली गई थी, इसलिए कक्षा की निगरानी समय पर चालू नहीं हो पाई थी। जो यानसू के चेहरे का भाव हैरानी से खुशी में बदलते देख मैं यह बात सच में हजम नहीं कर पा रही थी। लिन यांगयू जो यानसू के बगल में बैठी थी, उसने सब कुछ देखा था। टीचर पक्षपात नहीं चाहती थी, इसलिए उसने लिन यांगयू को बुलाया। यूनिवर्सिटी ने उसमें निवेश किया था, इसलिए उसे किसी की चापलूसी की जरूरत नहीं। वह निष्पक्ष और ईमानदार है। उसकी बातों का हमेशा ही शिक्षकों और छात्रों के बीच वजन रहा है। पूरी बात सुनने के बाद लिन यांगयू ने मुझे देखा और शांत स्वर में कहा, धोखाधड़ी जो यानसू ने नहीं की थी। इतना कहकर उसने मुझे लगभग दोषी घोषित कर ही दिया। लियू चेंजो, तुम्हें और क्या कहना है? तुम नकल से इनकार करती हो और अपनी सहपाठी पर झूठा आरोप लगाती हो। तुम जिद्दी हो। तुम्हारे पिछले नंबर भी जरूर नकल से ही आए होंगे, है ना? खैर, इस बार मुझे इसे पूरे स्कूल में आलोचना के लिए रिपोर्ट करना ही होगा। मैं वहां खड़ा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी बर्फीली गुफा में गिर रहा हूं। मुझे लगा था कि सही और गलत के मामले में लिन यांगयू अपने सिद्धांतों पर अडिग रहेगा, इसी वजह से मैंने उसका नाम लिया था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ देखने के बाद भी वह जो यानजू के पक्ष में गवाही देगा। अब कोई भी सफाई देना बेकार था। मैंने गहराई से लिन यांगयू की ओर देखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया।
मेरी लाल हुई आंखें देखकर लिन यांग यू अचानक घबरा गया। स्वाभाविक रूप से वह मेरे पीछे दौड़ा और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। लू चेंजो, मुझे पता है कि इस मामले में यांसु गलत था, लेकिन वह बहुत संवेदनशील है। मैं नहीं चाहता कि लोग उसके बारे में बातें करें। उसने तो माफी भी नहीं मांगी, उसने सिर्फ जो यांसु के लिए सफाई दी। मैं तो यहां तक सोचने लगा कि उस दिन जो तस्वीरें मैंने देखी थीं, क्या वो बस एक सपना थी? तो क्या यही वजह है कि तुम उसकी मदद कर रहे हो मुझे बदनाम करने में? वह अफवाहें बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं संभाल सकता हूँ, बस यही है। लिन यांग यू, क्या तुम्हें लगता है कि क्योंकि मैंने 99 बार इजहार किया, मेरी मोटी चमड़ी दीवार जैसी हो गई है? कि मैं इतनी मजबूत हूं कि किसी भी अफवाह को नजरअंदाज कर सकती हूं? मेरा हाव भाव देखकर लिन यांग यू की बाईं पलक फड़क उठी और उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा वो मतलब नहीं था, ये तो बस एक परीक्षा है। क्रेडिट्स तो बाद में पूरे किए जा सकते हैं। मैं बाद में तुम्हारा हर्जाना जरूर चुकाऊंगा। आज जो तकलीफ तुम्हें हुई है उसका हर्जाना मैं चुका दूंगा। मुझे तुम पसंद नहीं हो। तुम मुझे कैसे मनाने का इरादा रखते हो? मेरे व्यंग्यात्मक लहजे ने लिन यांग यू का दिल कस दिया। वह लगभग अपने असली जज्बात जाहिर कर बैठा। किसने कहा तुम पसंद नहीं? कहते ही उसे गलती का एहसास हुआ और वह तुरंत रुका। मेरा यकीन करो, जब तुम 100वीं बार इजहार करोगी मैं तुम्हारा हर्जाना चुका दूंगा। लिन यांग यू तो लगभग कह ही बैठा था कि वह मुझे जरूर स्वीकार कर लेगा। पहले वह इतनी कमजोरियां कभी नहीं दिखाता था, लेकिन अब मेरा दिल पहले ही टूट चुका है। मैंने अपना हाथ उसके हाथ से हटा लिया। फिर कैलेंडर के पन्ने फाड़ो और आखिरी दिन का इंतजार करो। यह देखकर कि मैंने अपना हाथ हटा लिया, लिन यांग यू भी हैरान रह गया। उसका लहजा आखिरकार थोड़ा नरम पड़ गया। ठीक है, अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। मैं तुम्हें जरूर एक संतोषजनक जवाब दूंगा। मेरे जाने से 3 दिन पहले जिस अपार्टमेंट को आधा महीना पहले बाजार में डाला था, उसके लिए एजेंट कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया। मैंने जल्दी से उस पर साइन कर दिए। मैं 3 दिन में यहां से निकल जाऊंगी। इन दिनों मैं घर की सारी सफाई कर दूंगी ताकि नया किराएदार आकर रह सके। एजेंट ने तारीख नोट की तो मैं उसे लिफ्ट तक छोड़ने गई। जब मैंने दरवाजा खोला तो लिन यांग यू 2 बैग लेकर बाहर आ रहा था। उसने कुछ पल के लिए सिस्टर सॉन्ग को घूरा और शिष्टता से कहा, सुप्रभात। सिस्टर सॉन्ग ने सपाट स्वर में जवाब दिया, ठीक है। लिफ्ट नीचे चली गई तो मैं मुड़ी और जाने ही वाली थी। तभी लिन यांग यू ने अचानक मुझे रोक लिया और एक बैग थमा दिया। मैं यहां से गुजर रही थी और जरूरत से ज्यादा खरीद लिया। मैं सब खत्म नहीं कर सकती। क्या तुम कुछ लेना चाहोगी? मैंने देखा तो वे मेरे पसंदीदा मेवे थे। दुकान शहर के पूर्वी हिस्से में है। वहां जाने आने में 2 घंटे से ज्यादा लगते हैं और खरीदने के लिए 1 घंटे तक इंतजार भी करना पड़ता है। उसने जानबूझकर मेरे पसंदीदा स्नैक्स खरीदे और बहाने के साथ मुझे थमा दिए। मैंने बिना कुछ कहे बैग ले लिया और लापरवाही से मेवों का बैग हवा में एक वक्र बनाते हुए बिल्कुल सही तरीके से कूड़ेदान में फेंक दिया। जाने से 2 दिन पहले मैं एक प्रिंट शॉप गई और हजारों युआन खर्च करके 5 उंगलियों के आकार के 10,000 कार्ड छपवाए। मैं वापस डॉर्म गई और अपनी रूममेट्स से कहा कि तीसरे दिन छत पर जाकर ये कार्ड्स प्लाजा में बिखेर दें। मेरी रूममेट्स को भी हाल ही में जो हुआ था उसके बारे में पता था। जब उन्होंने सुना कि मैं हार मानने वाली नहीं हूं तो सबने मुझे समझाने की कोशिश की। तेंजू, तुम हार क्यों नहीं मानती? लिन यान्यू ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है। तुम्हें खुश रहने का रास्ता ढूंढते रहने की जरूरत क्यों है? हाँ, उसने वाकई हद पार कर दी थी। यह तुम्हारे प्यार के लिए बहुत नाइंसाफी है। हालांकि मैं पहले ही उसे छोड़ चुकी थी, लेकिन अपनी दोस्त की चिंता सुनकर भी मेरे दिल में एक गर्माहट सी दौड़ गई। चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूं। बस मेरी मदद करो और ये कार्ड्स बांट दो। बाकी का ध्यान रखने के लिए मैंने एक क्लीनिंग कंपनी को हायर कर लिया है। मैं इजहार करने का इरादा नहीं रखती। मैं असल में जो करना चाहती हूं वो है अलविदा कहना। यह सुनकर कई लड़के हैरान रह गए। वे समझ नहीं पाए कि मैं क्या करने वाली हूं। एक बार फिर उनका धन्यवाद करने के बाद मैं मुड़ी और वहां से चली गई और देखा कि मेरी परछाई धीरे धीरे ओझल हो रही थी। मेरे रूममेट्स ने कार्डबोर्ड बॉक्स खोला और उसमें से एक कार्ड निकाला। उस पर सिर्फ एक ही वाक्य लिखा था, लुचेंसो अब कभी लिन यांग से प्यार नहीं करेगा। जाने से 1 दिन पहले मैं स्कूल गई और सारे कागजी काम निपटाए, फिर घर आकर पैकिंग शुरू कर दी। मैं वहां केवल आधा साल ही रही थी, इसलिए मेरे पास ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन उनमें से ज्यादातर लिन यांग यू से जुड़े हुए थे। मैंने कई डिब्बे निकाले और उन सारी चीजों को फेंक दिया। वह स्कार्फ जो मैंने लिन यांग यू के लिए आधा महीना बुनकर तैयार किया था, मैंने उसे काट काट कर सिर्फ ऊन का गोला बना दिया। वह सिरेमिक बोतल जो उसने चैरिटी सेल में दान की थी और जिसे वापस पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, मैंने उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। हर वह प्रेम पत्र जो मैंने उसे सुबह सुबह लिखा था, मैंने उन सबको श्रेडर में डाल दिया। जैसे ही मैंने उन्हें कूड़ेदान में फेंका, लिन यांग यू और मेरे बीच की हर चीज अतीत में रह गई। आखिर में बस 2 जोड़ी कपड़े बचे थे,
वही जो मैंने पहली बार मिलने पर पहने थे, एक शर्ट और एक ढीली काली जीन्स। मैंने माचिस जलाई और सब कुछ जला दिया। मैं खड़ा हुआ और देखा कि लिन यांग यू थोड़ी दूर पर खड़ी थी। तुम क्या कर रहे हो? बेकार का कचरा हटा रहा हूं, मैंने हल्के से कहा, मुड़ा और ऊपर चला गया। अभी ठीक से सुबह भी नहीं हुई थी कि मुझे दूसरी ओर से आ रही आवाजों ने जगा दिया। नींद में ही मैंने अपनी आंखें खोली और समय देखने के लिए फोन उठाया। मैंने देखा कि नोटिफिकेशन बार में संदेश तेजी से चमक रहे थे। मुझे समझने में थोड़ा समय लगा कि ये सारे संदेश 20 से ज्यादा लोगों के एक ग्रुप से आ रहे थे। 1 साल पहले मैंने चुपके से उस ग्रुप में शामिल होकर लिन यांग यू की पसंद नापसंद जानने की कोशिश की थी और फिर बाहर निकलना भूल गया। लिन यांग यू को पता ही नहीं था कि मैं भी वहां हूं। और सुबह सुबह जो लोग चैट कर रहे थे वे लिन यांग की कई रूममेट्स थीं। और यांग यू इतनी जल्दी उठ गई थी। क्या वह इतनी उत्साहित थी कि पूरी रात सोई ही नहीं? बिल्कुल, वे लोग कल रात 11 बजे से ही इसमें लगे हुए हैं। क्या तुम वाकई इस बार लू चेन जो के प्रपोजल को स्वीकार करने वाली हो? जब मैं यहां तक पहुंचा तो मेरा हाथ रुक गया। मैंने शायद ही कभी लिन यांग यू को इतना लंबा संदेश लिखते देखा था। नहीं, लिन यांग यू और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह तो बिल्कुल स्वाभाविक है। फालतू सवाल मत पूछो। आज मुझे कौन सा आउटफिट पहनना चाहिए, इसमें मेरी मदद करो। ये वाला या ये वाला? उसने जो दर्जनों कपड़ों की तस्वीरें भेजी, उन्हें देखकर ग्रुप में तुरंत हलचल मच गई। हे भगवान, क्या गजब की हलचल है। क्या वह अब भी मेरी वही ठंडी और दूर दूर रहने वाली स्कूल ब्यूटी है जिसे लड़के पसंद नहीं थे? सारी हलचल के बीच लिन यांग यू ने सिर्फ एक ही वाक्य में जवाब दिया, मुझे वह सच में बहुत पसंद है। इस जन्म में मुझे उससे शादी करनी ही है। ये शब्द पढ़कर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाई। कई पुरानी घटनाएं मेरे दिमाग में घूम गईं। उसका यह वाक्य पढ़कर कि उसे वह पसंद है, ऐसा लगा जैसे किसी ओ हेनरी कहानी का बेतुका और हास्यपूर्ण अंत हो। ओ हेनरी की कहानी, उसे वह पसंद था, इसीलिए उसने मेरी 99 बार की मोहब्बत को ठुकरा दिया और मुझे सबके सामने मजाक बना दिया। उसे वह पसंद था, इसलिए उसने मुझे नजरअंदाज कर दूसरे लड़कों के करीब जाकर मुझे जलाया। इसीलिए उसने सच को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, मेरी बदनामी की और मेरी सच्चाई को रौंद डाला। अगर यही उसका प्यार है तो मैं सच में इसे सहन नहीं कर सकता, न ही इसका आनंद ले सकता हूं। ग्रुप में संदेशों की गति तेज होने लगी। कैंपस में रहने वाली कई लड़कियों ने वहां की कुछ तस्वीरें पोस्ट की। अभी 7 ही बजे थे, लेकिन चौक में पहले से ही काफी भीड़ थी। सभी लोग मेरी सौई मोहब्बत का इजहार देखने आए थे। और अंजू, जल्दी करो, इजहार मोहब्बत मिस मत करना। तुम हीरोइन, तुम भीड़ में अपना रास्ता नहीं बना पाओगी। मैं ग्रुप छोड़ने ही वाली थी, लेकिन तभी मैंने देखा कि लिन यांग यू ने मुझे अभी अभी संदेश भेजा है, मैं जाने के लिए तैयार हूं। और तुम? मैं भी जाने के लिए तैयार हूं, मैं अब निकल रही हूं। अचानक मैं देखना चाहती थी कि जब वे कार्ड चौक में बिखरेंगे तो लिन यांग यू के चेहरे का भाव कैसा होगा, और जब उसे पता चलेगा कि मैं जा रही हूं तो वह कैसा महसूस करेगी। लेकिन अफसोस, मैं यह देख नहीं सकती। अब से लिन यांग यू से जुड़ी हर चीज का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। धीरे धीरे सामान समेटने के बाद मैंने मुड़कर खाली कमरे की ओर देखा। फिर मैंने अपना फोन निकाला और लिन यांग यू से जुड़े सभी नंबर और अकाउंट ब्लॉक कर दिया। यह सब करने के बाद मैं पहले से कहीं ज्यादा हल्का महसूस कर रही थी। मैंने अपना सूटकेस घसीटा, मुड़कर बाहर निकली और अपनी उज्जवल नई जिंदगी की ओर दौड़ पड़ी। घड़ी में 9 बजने में 5 मिनट बाकी थे। चौक लोगों से भरा हुआ था, यहां तक कि सुरक्षा गार्ड भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए आ चुके थे। नीचे की चहल पहल देखकर मेरी रूममेट्स हैरान थीं। उनकी आवाजों में उत्साह झलक रहा था। इतने सारे लोग, मुझे लगता है जो भी आगे होगा वह जल्दी ही पूरे स्कूल में फैल जाएगा। यही सबसे अच्छा होगा, वरना जब चेन जो चला जाएगा तो कुछ लोग उसके पीछे उसकी बुराई करेंगे। कई लोग बातें कर रहे थे। वे कह रहे थे कि लगभग 8:59 बजने वाले हैं, चेनसू आ चुका है, जल्दी करो, अपनी अपनी जगह ले लो। जो चीजें बांट रहे हैं, जो फोटो ले रहे हैं, सभी को सतर्क रहना होगा। चेनसू के विमान में चढ़ने से पहले चलो उसे यह भव्य दृश्य दिखाते हैं। जैसे ही वे खत्म हुए, 9 बजे का अलार्म बज उठा। 2 लड़के, एक बाएं और एक दाएं, अपनी अपनी जगह लौट आए। उन्होंने कार्ड्स के डिब्बे को धक्का दिया। एक ही पल में सफेद कार्ड्स 16वीं मंजिल की छत से उड़ने लगे। चौक में किसी ने, एक निकट दृष्टि वाले सहपाठी ने चिल्लाया, बर्फ गिर रही है। सभी ने ऊपर देखा। जब कार्ड नीचे गिरने वाला था तो नीचे खड़े लोग उसे पकड़ने के लिए उंगलियों के बल खड़े हो गए और देखने लगे कि उस पर क्या लिखा है। चौक के बीचों बीच लिन यांग यू भी उम्मीद भरी नजरों से ऊपर देख रही थी। कई बहनों ने इस भव्य दृश्य को देखा और प्रशंसा में आहें भरी। इतने सारे क्यों? यहां तो जरूर 10,000 होंगे। लू चेन जो ने वाकई इसमें बहुत सोच समझकर काम किया है।
अपनी बहनों की ईर्ष्यापूर्ण आवाजें सुनकर लिन यांगयू भी उम्मीद से भर गई। उसने एक कार्ड लेने के लिए हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए उसे पलटा, लेकिन जैसे ही उसने शब्द देखे उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसके पास खड़ी बहनें उसे छेड़ने के लिए झुक गईं, लेकिन जब उन्होंने कागज पर लिखे शब्द देखे तो उनकी आंखें फैल गईं और वे हकलाते हुए बोलने लगीं, यह तो असंभव है, यह जरूर कोई गलती है। कई लोगों ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, जबकि वे गिरे हुए कार्ड उठाकर लिन यानरू को दिखाने लगे, लेकिन जो नए कार्ड उठाए गए वे भी वैसे ही थे। लू चेंजो अब कभी भी लिन यानरू से प्यार नहीं करेगा। सभी पूरी तरह घबरा गए। उन्होंने जल्दी से दर्शकों में से कई कार्ड उठा लिए, लेकिन उन्हें पाने के बाद जब उन्होंने सामग्री देखी तो उनका डर और गहरा होता गया। यह कैसे हो सकता है? क्या यह कोई इजहार मोहब्बत नहीं होना चाहिए था? यह आखिर है क्या? क्या कोई जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रहा है? कई लोग लगातार बहाने ढूंढते रहे। दर्शकों के पास पहले से ही उनकी प्रतियां थीं और वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, ओह, लू चेंजो अब कभी भी लिन यांगयू को नहीं चाहेगा, तो यह कोई इजहार मोहब्बत नहीं है। कमबख्त, क्या तुमने हमें यहां बुलाने के लिए इतनी मेहनत सिर्फ यह साफ करने के लिए की थी? बस इतना ही? तुमने इसे इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, अब तो पूरे स्कूल को पता चल गया है। शिकायतों की बढ़ती लहर के बीच लिन यांगयू का चेहरा धीरे धीरे फीका पड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल में कुछ अटका हुआ है और उसके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। बस खालीपन रह गया है, जब तक कि उसकी आंखों में हैरानी और डर न भर जाए। चौक में हजारों लोग उसके प्रतिक्रिया देखने के लिए उंगलियों के बल खड़े थे और उसने किसी की उम्मीदों पर पानी नहीं फेरा। उसने अपनी चीजें नीचे फेंकी और इमारत की ओर तेज कदमों से बढ़ गई। दर्शक जल्दी जल्दी उसके पीछे चल पड़े। आखिरी कागजों का ढेर बाहर फेंकने के बाद मेरे रूममेट्स काम खत्म करने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे उनका सामना लिन यांगयू से हो गया। वह अपनी कई बहनों के साथ दौड़ रही थी। कुछ सेकंड बाद दर्शकों की एक बड़ी भीड़ उनके पीछे आ गई। लिन यांगयू को देखते ही मेरे रूममेट ने तुरंत उसकी खिल्ली उड़ानी शुरू कर दी। अरे, क्या यह हमारी यूनिवर्सिटी की खूबसूरती नहीं है? तुमने तो कहा था कि तुम्हें चेंजो पसंद नहीं है, तो फिर तुम यहाँ इस बेमतलब के तमाशे में क्यों शामिल हो रही हो? उस तंज भरी आवाज को सुनकर लिन यांगयू ने अचानक अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसका चेहरा तुरंत उतर गया। ये चीजें इन्होंने बिना इजाजत बांटी हैं। बिना इजाजत शब्द सुनते ही उन तीनों लड़कों के चेहरे खिल उठे और वे हंस पड़े। हमारी इतनी हिम्मत कहां? चेंजो ने खुद ही बहुत पैसे खर्च करके इसे छपवाया और बड़ी मेहनत से स्कूल लाया था। हम तो बस एक बार के कुल्ली हैं। ये सुनते ही नीचे बैठे छात्र आपस में फुसफुसाने लगे। क्या लिन यांगयू को लू चेंजो पसंद नहीं है क्या? लू चेंजो तो पहले ही हार मान चुका है, तो फिर वह अब भी क्यों नहीं छोड़ रही है? तुम्हें क्या पता? हमारे उपन्यासों की दुनिया में इसे ऊंचे पहाड़ की फूल कहा जाता है। जब उसे उसके पेडिस्टल से नीचे उतार दिया जाता है तो तुम उसके पीछे भागते हो। मेरी राय में अगर उसे अब पछतावा हो रहा है तो वह ऐसी बेइज्जती डिजर्व करती है। पहले 99 बार उसने क्या किया था? ये बातें लिन यांगयू के दिल में किसी तेज ब्लेड की तरह चुभ गईं, जिसने उसके आत्मविश्वास को तोड़ दिया। पिछले 2 सालों से उसे लगा था कि वह मुझे नियंत्रित कर सकती है, और हुआ भी वैसा ही जैसा उसने सोचा था। उसके पहले 99 इजहार बिना किसी रुकावट के खत्म हो गए। उसे लगा था कि सब कुछ 100वीं बार पर खत्म हो जाएगा और उसके और मेरे बीच आखिरकार कोई निष्कर्ष निकल आएगा। लेकिन जब उसे लगा कि जीत उसकी मुट्ठी में है, तभी उसे एक घातक झटका लगा, ऐसे तरीके से जिससे पूरी दुनिया को इसका पता चल गया। वह उदासीन होने का नाटक नहीं कर सकी, बल्कि अपनी असली फितरत पूरी तरह उजागर कर बैठी। लू चेंजो कहां है? राष्ट्रपति ने संतुष्ट मुस्कान के साथ अपना चेहरा झुका लिया। उसने अपना हाथ उठाया और पंख फड़फड़ाने की मुद्रा बनाई। इकरार खत्म हो चुका था। बिल्कुल, वह उड़ गया था। लिन यांग को स्वाभाविक रूप से लगा कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन जब उसने आखिरी 2 शब्द सुने तो उसका दिल कुछ सेकंड के लिए थम सा गया। उड़ गया? इसका क्या मतलब है? अचानक उसे एक बुरा एहसास हुआ। उसने अपने सामने खड़े लड़कों को धक्का दिया और छत की ओर दौड़ पड़ी। छत पूरी तरह खाली थी, वहां कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन गलियारे और लिफ्ट लोगों से भरे हुए थे। वह नीचे नहीं जा सकती थी। क्या लू चिएनसुओ आज स्कूल नहीं आया था? यह एहसास होते ही वह डर से कांप उठी और खुद को संभाल नहीं पाई। सारे सुरक्षा गार्ड बाहर आ गए और आखिरकार भीड़ को इमारत से बाहर निकाल दिया। लिन यांगयू को कई बहनों ने नीचे तक साथ ले जाकर छोड़ा। जैसे ही उसने देखा, उसे 7-8 सफाई कर्मचारी जमीन पर पड़े कागजों को झाड़ते हुए दिखे। अवाक सी, वह नीचे झुकी और एक कुचला हुआ गत्ता उठा लिया। जब उसने उस पर लिखे शब्द देखे तो उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। पहला गुस्सा और हैरानी अब असीम घबराहट और डर में बदल चुके थे। सब ठीक है,
और अंजू? यह लू चेंजोउ ने किया था। वह जरूर पिछली बार रिपोर्ट किए जाने की वजह से अब भी नाराज है। जाओ और उसे सब समझा दो। जो भी बातें तुम्हारे दिल में हैं, सब उसे बता दो। वह तुम्हें बहुत प्यार करता है, वह जरूर तुम्हें माफ कर देगा। हाँ, वह 2 साल से तुम्हारा पीछा कर रहा है और 99 बार इजहार कर चुका है। इस बार वह जरूर नखरे कर रहा होगा। तुम्हें बस उसे थोड़ा सा मनाना है। हालांकि सब लोग नेक सलाह दे रहे थे, लेकिन लिन यांग यू की छठी इंद्रिय उसे बता रही थी कि इस बार पहले से कुछ अलग है। वह घबराहट की भावना को दबा नहीं पा रही थी और उनकी लगातार बातें सुनना भी नहीं चाहती थी। उलझन की हालत में वह सीधे अपार्टमेंट वापस चली गई। वह मुझसे सफाई मांगना चाहता था। 10:30 बजे उसने कार पार्क की और जैसे ही वह कॉम्प्लेक्स के प्रवेश द्वार पर पहुंची, उसने सफाई कर्मचारियों को कचरे के डिब्बे साफ करते हुए देखा। अचानक उसे याद आया कि एक दिन पहले उसने मुझे जमीन पर बैठकर कुछ जलाते हुए देखा था। उसे लगा कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने वजह नहीं पूछी। अब वह देखना चाहती थी कि मैंने क्या जलाया था, लेकिन चौकीदार पहले ही नया कचरा डिब्बा रख चुका था और पुराना हटा चुका था। लिन यांग यू केवल पेपर कार्ड लेकर ऊपर जा सकती थी। जब लिफ्ट के दरवाजे खुले तो कई बड़े सूटकेस रास्ता रोक रहे थे। पड़ोस में रहने वाले लड़के ने देखा कि वह बाहर नहीं निकल पा रही है, तो जल्दी से माफी मांगी और सामान हटा दिया। उसने सोचा कि यह सामान नए पड़ोसी का है जो अभी अभी शिफ्ट हुआ है। लेकिन जब वह अपने दरवाजे पर पहुंची तो उसने देखा कि उसके सामने वाला दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसने हाथ उठाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर बिल्कुल शांति थी। उस असामान्य खामोशी ने लिन यांग यू को अनजाने में ही भौहें चढ़ा लेने पर मजबूर कर दिया। वह उसे खोलकर देखने ही वाली थी कि अचानक उसके पीछे से एक पुरुष की आवाज आई। क्या आप सामने वाले फ्लैट की पड़ोसी हैं? नमस्ते, मैं नंबर 1705 से हूं। मैं यहां नया रहने आया हूं। कृपया मेरा ध्यान रखें। उन अंकों की श्रृंखला को सुनते ही लिन यांग यू ने स्वाभाविक रूप से दरवाजे का नंबर देखा। अगले ही पल वह एक मूर्ति की तरह जड़ हो गई। वह लड़का अपना सूटकेस घसीटते हुए आया और जोश से अपना परिचय दे रहा था। लिन यांग यू ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वह खाली खाली निगाहों से मुड़ी और अपने बाईं ओर के दरवाजे के नंबर को घूरने लगी। दरवाजे का नंबर था 1705, 1705। एक नया किराएदार और असली किराएदार। एजेंट ने कहा था कि वह आज सुबह ही यहां से चला गया। क्या आप उसे जानते हैं? क्या आप मुझे उसका संपर्क नंबर दे सकते हैं? वह काफी जल्दी में लग रहा था। यह जगह बहुत कम कीमत पर लिस्ट की गई थी। मुझे यह बहुत अच्छी कीमत में मिल गई। मैं फिर भी उसका धन्यवाद करना चाहता हूं। कुछ शब्दों ने लिन यांग लियू के दिमाग को पूरी तरह खाली कर दिया। काफी देर तक सुन्न रहने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ। वह बगल में मुड़ी और थोड़ा सा खुला दरवाजा धकेल दिया। कमरा खाली था। सामान्य फर्नीचर के अलावा वहां एक भी निजी सामान नहीं था। यह बिल्कुल नए घर की तरह साफ था। लड़के ने यह नहीं देखा कि उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है और वह मुस्कुराता रहा। यह साफ है। एजेंट ने कहा कि छोटे भाई ने इसे साफ करने में 3 दिन लगाए क्योंकि सामान ले जाना असुविधाजनक था और उसने बहुत सारी चीजें भी फेंक दी। लिन यांग यू को घर पहुंचने का होश नहीं था। होश आने पर उसने खुद को गलियारे में पाया। उसके पैर इतने सुन्न थे कि महसूस ही नहीं हो रहे थे। उसे लगा जैसे वह अभी पानी से बाहर निकली हो। उसने अपना फोन निकाला, मेरा वीचैट ढूंढा और कांपते हाथों से कुछ शब्द टाइप किए। सेंड बटन दबाते ही स्क्रीन पर एक छोटा सा लाल बिंदु दिखाई दिया। वह लाल बिंदु उसकी आंखों में गिरा, जिससे उसकी नजरें कुछ सेकंड के लिए ठहर गईं। फिर उसने और भी कुछ संदेश भेजे। कई और नोटिफिकेशन पॉपअप हुए। फोन स्क्रीन को घूरते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी चीज ने उसकी गर्दन जकड़ ली हो, जिससे सांस लेना लगभग नामुमकिन हो गया था। ठीक जब वह घुटन महसूस करने लगी थी, तभी फोन बज उठा। उसने आखिरकार सांस छोड़ी और कॉल रिसीव की, लेकिन दूसरी तरफ से उसकी रूममेट की डरी हुई चीख सुनाई दी। यान्यू, समस्या हो गई है। लू चान जो इटली चला गया है। मैंने उसका नाम यहां नोटिस बोर्ड पर एक्सचेंज स्टूडेंट्स की सूची में देखा। यह वाक्य जैसे बिजली की तरह गिरा। लिन यान यू के दिल में एक बड़ी हलचल मचा गया। उसने अलमारी का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसकी सुन्न टांगें उसका साथ नहीं दे रही थी। वह सिर के बल फर्श पर गिर पड़ी। उसका माथा दीवार के कोने से टकराया, जिससे वहां गहरा और खून से लथपथ घाव हो गया। खून बहने लगा। फोन उसके पास जोर जोर से बज रहा था। तुम्हें क्या हो गया है? हम आ रहे हैं। लिन यांगयून के पास उस वाक्य को समझने का समय नहीं था। उसने घाव को ढकने के लिए अपना हाथ उठाया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे चींटियां उसके दिमाग को काट रही हों। तंत्रिका का दर्द असहनीय था। वह सिकुड़कर एक गोला बन गई और उसके गले से दर्द भरी धीमी आवाज निकली। सब कुछ अंधेरा हो गया। पूरी तरह से बेहोश होने से पहले उसका आखिरी ख्याल उन शब्दों का था जिन्हें उसने उस दिन अनगिनत बार पढ़ा था, वे शब्द जो उसके दिल में गहरे उतर गए थे।
लू चेनजो कभी भी लिन यांगयू से फिर प्यार नहीं करेगा। लिन यांगयू गंभीर रूप से घायल हो गई थी। हालांकि वह मौत के मुंह से बाल बाल बची, लेकिन उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। जब वह फिर से जागी तो उसे एहसास हुआ कि 3 दिन बीत चुके हैं। कई बहनें उसके बिस्तर के पास झुक गईं, राहत की सांस ली और फिर उसे बताया कि जब वह बेहोश थी उन दिनों में क्या हुआ था। जानकारी के अनुसार लू चेनजो 3 दिन पहले इटली पहुंच गया था, लेकिन उसने दाखिले की प्रक्रिया पूरी नहीं की थी। सूची घोषित होने के बाद कोई स्कूल गया और उस पर रिपोर्ट की कि उसने हाल ही की परीक्षा में धोखाधड़ी की है और उसे विदेश अध्ययन कार्यक्रम से अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। अगर उसकी जगह रद्द कर दी गई तो शायद वह वापस आ जाएगा। चिंता मत करो यांगयू, लू चेनजो बच नहीं सकता। लिन यांगयू का दिल अचानक जोर से धड़क उठा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह अभी तक इतनी सारी जानकारियों से उबर नहीं पाई थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी एक रूममेट ने दरवाजा खोला। बाकी तीनों ने मुड़कर देखा तो प्रसिद्ध प्रोफेसर झांग सख्त चेहरे के साथ अंदर आए। उनकी प्रभावशाली उपस्थिति के कारण लोग उनसे सीधे नजरें मिलाने से डरते थे। उन्होंने अस्पताल के बिस्तर पर लेटी व्यक्ति की ओर देखा। तुम लिन यांगयू हो? मैंने सुना है कि तुमने साहित्यिक चोरी के मामले में गवाही दी थी। मुझे तुमसे बात करनी है। यह सुनकर उसकी रूममेट्स वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर पाईं और जल्दी से कमरे से बाहर चली गईं। दरवाजे को धीरे धीरे बंद होते हुए देख लिन यांगयू ने हल्के से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। वह मैं हूं। सकारात्मक उत्तर मिलते ही प्रोफेसर झांग का चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया। उनकी आवाज जानबूझकर कई डेसिबल ऊंची हो गई। और जो ने मुझे बताया कि तुमने झूठी गवाही दी थी। इतनी गंभीर बात में भी तुमने सच को झूठा बनाने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें पता है कि इसका उसके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? एक बार पेपर प्रकाशित हो गया और पिछली बार तुमने ऑनलाइन जो जनमत भड़काया था उसे देखते हुए तुम उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दोगी। तुम उसे पसंद करती हो, लेकिन सच कहूं पिछले 2 सालों में क्या उसने कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है? क्या तुम उससे इतनी नफरत करती हो कि उसे बर्बाद करना चाहती हो? अगर थोड़ी भी इंसानियत है तो स्कूल को सच बता दो। ये सुनकर लिन यांगयू बेचैन हो गई। वो बस इसीलिए नाराज थी कि उसने उसे नहीं चुना, इसलिए उसने टीचर झाओ से झूठ बोला था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि इससे इतनी बड़ी प्रतिक्रिया की श्रृंखला शुरू हो जाएगी। अपने माथे की चोट की परवाह किए बिना वह पूरी कोशिश करके स्कूल गई ताकि टीचर झांग के साथ जाकर सब कुछ समझा सके। जैसे ही वे बाहर निकले, मेडिकल स्टाफ ने उन्हें रोक लिया। कई डॉक्टरों ने उसे जाने की हिम्मत नहीं की और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने एक भी बात नहीं सुनी। वह स्कूल वापस जाने पर अड़ी रही। टीचर झांग ने अनुशासन समिति के प्रमुख से संपर्क किया था। डिजाइन स्कूल के डीन और टीचर झाओ के सामने लिन यांगयू ने जो यानजू को नकल करने वाला बताया। जो यानजू को उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक पलट जाएगी और वह तुरंत डर गया। रोते हुए कहने लगा कि वह नहीं था। टीचर झाओ को उम्मीद नहीं थी कि वह अपना बयान वापस ले लेगी और वह नहीं जान पा रहे थे कि उस पर विश्वास करें या नहीं। लिन यांगयू ने ठंडेपन से अपना फोन अनलॉक किया और एक फोटो निकाली। यह एक पत्र है जो यानजू ने खुद मुझे लिखा था। मेरा परिवार बाद में इसका मूल भेज देगा। आप पत्र और नोट की लिखावट की तुलना कर सकते हैं। यह सुनते ही जो यानजू हिस्टेरिकल होकर रोने लगा। मैं जांसू हूं। क्या तुम्हें याद नहीं कि हम साथ बड़े हुए हैं? यह बात अब बीत चुकी है। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? लिन यांगयू ने देखा कि ठोस सबूत होने के बावजूद वह अब भी इनकार करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में घृणा की झलक थी। मुझे कभी तुमसे प्यार नहीं था। मैं तो बस पहले दिखावा कर रही थी। अब मैं और दिखावा नहीं करना चाहती। बिल्कुल, लेकिन अब मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगी। चूंकि तुमने यह किया है तो तुम्हें अपनी हरकतों की जिम्मेदारी अंत तक लेनी होगी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, लिन परिवार ने मूल दस्तावेज भेज दिया। एक एक करके तुलना करने के बाद यह पुष्टि हो गई कि नोट पर लिखावट वास्तव में सुजांसू की ही थी। अनुशासन निरीक्षण विभाग ने एक बैठक की और पूरे स्कूल में तथ्य स्पष्ट करने के लिए घोषणा करने का निर्णय लिया। नकारात्मक प्रभाव के कारण जो जांसू को स्कूल से निष्कासित कर दिया गया और यह घटना उसके रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई। जब तक सब कुछ सुलझ गया तब तक रात हो चुकी थी। लिन यांगयू बाहर निकली, दीवार के सहारे खड़ी हो गई और प्रोफेसर झांग को रोक लिया। प्रोफेसर झांग, क्या चेनजोऊ को पता है कि चीन में यह सब हो रहा है? हालांकि मामला पूरी तरह सुलझ गया था, लेकिन प्रोफेसर झांग अब भी नाराज थे और उन्हें वह अब भी पसंद नहीं थी। तुम्हें जल्द ही बर्खास्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल, उसे पता है। क्या तुम्हारा सिर लग गया है? ऐसे डांटने के बाद लिन यांगयू और भी असहज महसूस करने लगी, लेकिन वह फिर भी कुछ शब्द समझाना चाहती थी। अब जब मामला सुलझ गया है तो क्या वह वापस आएगा? यह कोटा पूरे डिजाइन संस्थान में केवल एक ही है
और जू ने इसे अपनी खुद की काबिलियत से हासिल किया है। वह 3 साल के लिए इटली में पढ़ाई करेगी और जब वह लौटेगी तो उसके पास उज्जवल भविष्य होगा। वह क्यों वापस आएगी? इसके अलावा क्विंटा में तुम्हारे जैसे लोग हैं। अगर वह वापस नहीं आती तो उसे कम तकलीफ होगी। अगर मुझे पता होता कि वह तुम्हारे जैसे किसी इंसान के पीछे पागल है तो मुझे उससे गंभीरता से बात करनी चाहिए थी। साथी चुनते समय इंसान को सावधान रहना चाहिए। जब मुझे प्रोफेसर जांग का फोन आया कि वह ठीक है, तब मैं समुद्र के किनारे धूप सेंक रही थी। मुझे नहीं पता कि प्रोफेसर ने लिन यांग्यू से सच कैसे उगलवा लिया। मैंने उन्हें दिल से धन्यवाद दिया। प्रोफेसर जांग ने मुझे कुछ और निर्देश दिए और फिर जल्दी से एक मीटिंग के लिए निकल गए। मैंने अपने पास रखे जूस की एक घूंट ली और लाउंज चेयर पर आराम से बैठ गई। 3 दिन पहले मैं इटली पहुंची थी। मैं सीधे जाकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी करना चाहती थी, लेकिन स्कूल ने स्थिति की पुष्टि करने के लिए फोन किया और अचानक मुझे सूचित किया कि मेरी कोटा में कोई समस्या है और फिलहाल इसे प्रोसेस नहीं किया जा सकता। मैंने अपनी रूममेट से पूछा और पता चला कि मेरी शिकायत की गई थी। तो मैं प्रोफेसर झांग के पास गई, उन्हें स्थिति समझाई और उनसे समाधान निकालने के लिए कहा। हालांकि प्रोफेसर झांग छिंगहुआ में गोल्ड स्टैंडर्ड माने जाते हैं, लेकिन उन्हें भी पता था कि इस मामले को सुलझाना मुश्किल होगा। मैं भी तूफान के लिए तैयार थी। सच कहूं तो जब से मैं लिन यांग्यू से मिली हूं, मेरी तनाव सहनशीलता काफी बढ़ गई है। अब निष्कासन जैसी गंभीर सजा का सामना करते हुए भी मैं उसे स्वीकार कर सकती हूं। मुझे तो यहां तक मन था कि समुद्र तट पर छुट्टियां मनाने के लिए हवाई टिकट खरीद लूं। अब जब सब कुछ सुलझ गया है तो मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूं। मैं सोच रही थी कि कभी वापस आकर अधूरे काम को पूरा करूंगी। मैं फ्लाइट टिकट देख रही थी, तभी डॉर्म ग्रुप चैट में एक मैसेज आया। केंजो, लिन यांग्यू अभी अभी हमारे डॉर्म में आई थी और कह रही थी कि उसे तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। उसने कहा कि वह माफी मांगना चाहती है। हम उसकी चाल में नहीं फंसेंगे। चिंता मत करो, हमने एक भी नंबर नहीं बताया। लेकिन तुम्हें पता नहीं है, वह अब बहुत थकी हारी लग रही है। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई है। सुना है 2 दिन पहले वह आईसीयू में थी। यह सच में उसके कर्मों का फल है। उसे यही मिलना चाहिए था। इन रंगीन शिकायतों को देखकर मुझे तुरंत वह दृश्य याद आ गया जब लिन यांग्यू ने मेरा नया नंबर ठुकरा दिया था। मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई और मैंने ग्रुप में एक बड़ा रेड एनवेलप भेज दिया। इन दिनों आपकी मदद के लिए आप सभी का धन्यवाद। मामला सफलतापूर्वक सुलझ गया है। जब 3 साल की अवधि पूरी हो जाएगी तो मैं चीन लौटकर आप सभी को डिनर पर आमंत्रित करूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभी का आभार व्यक्त करूंगा। मिलान लौटने के लिए आखिरी फ्लाइट बुक करने के बाद मैंने अंगड़ाई ली और खड़ा हो गया। मैं शांत समुद्र तट के किनारे होटल की ओर चल पड़ा। इस बार पूरा मामला आसानी से निपट गया और कोई और समस्या नहीं आई। मुझे मुहर लगे दस्तावेजों के ढेर और अपना नया छात्र पहचान पत्र देखकर संतुष्टि का भाव आ गया। क्या आप हॉस्टल में रहना चाहेंगे या खुद के लिए कोई अपार्टमेंट ढूंढना चाहेंगे? मैंने पहले ही एक अपार्टमेंट ढूंढ लिया है। मैं अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास परिसर को स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए यहां आने से पहले ही मैंने पास में एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीद लिया था। मैंने तुरंत अपना सूटकेस उठाया और जल्दी से वहां पहुंच गया। जब मैं अपने गंतव्य पर पहुंचा तो मैंने अपने सामने सीढ़ियों को देखा और भारी सूटकेस उठाने की कोशिश की। मैंने गहरी सांस ली। मैं सोच रहा था कि किसी को पैसे देकर मदद ले लूं, तभी अचानक एक सुंदर लड़की मेरी ओर आई। उसने मुझसे अंग्रेजी में पूछा कि क्या मुझे मदद चाहिए। मैंने तुरंत सिर हिला दिया। वह सुंदर लड़की और मैंने मिलकर सामान उठाया और साथ में ऊपर चले गए, रास्ते में बातें करते हुए। मैंने झुककर उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने अपनी शर्माई हुई हथेली दिखाई और दोस्ताना मजाक किया। मैंने आपकी मदद की थी। सिर्फ एक साधारण धन्यवाद शायद पर्याप्त नहीं है। अगर सुविधा हो तो क्या आप मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दे सकती हैं? यह अनुरोध सुनकर मैं एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन जल्दी ही संभल गया। लेकिन मैं कहीं भी अपना विजिटिंग कार्ड नहीं ढूंढ पाया। मैं बस उन्हें माफी भरी नजरों से देख सका। माफ कीजिए। कोई बात नहीं। फिर अचानक न जाने कहां से एक पेन आ गया और उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया। कृपया फोन नंबर मेरे हाथ पर लिख दीजिए। मैं कुछ सेकंड के लिए झिझका, फिर पेन लिया और उस हाथ पर नंबरों की एक श्रृंखला लिख दी। नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद मैं कई दिनों तक व्यस्त रहा और आखिरकार अपना घर व्यवस्थित कर लिया। रात को मुझे एक संदेश मिला जिसमें लिखा था कि सभी अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज छात्रों का पंजीकरण पूरा हो गया है और अगले दिन ऑडिटोरियम में एक स्वागत समारोह होगा। मैंने समय नोट कर लिया और अगले दिन जल्दी निकल गया। उन दिनों जब भी मुझे खाली समय मिलता मैं स्कूल में घूमता रहता था, लेकिन चूंकि कैंपस बहुत बड़ा था और सभी इमारतों की शैली एक जैसी थी, मैं बार बार रास्ता भटक जाता था। देखा कि समय लगभग हो गया है। मैं किसी से पूछने ही वाला था कि अचानक मेरा फोन बज उठा। ये एक अनजान नंबर था। कुछ सेकंड सोचने के बाद भी मैंने फोन उठा ही लिया। एक बहुत जानी पहचानी आवाज मेरे कानों तक पहुंची, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि वह किसकी है।
जब मैं सोच ही रहा था कि यह कौन हो सकता है, अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर थपथपाया। मैंने मुड़कर देखा तो खूबसूरत सिल्विया मुस्कुराते हुए मुझे अभिवादन कर रही थी और अब भी फोन अपने कान से लगाए हुए थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि यह उसी का नंबर था। मेरे चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया और हमने हाई फाइव किया। तुम किस ख्यालों में खोए हुए हो? मैंने उसे अपनी स्थिति के बारे में सच सच बता दिया। यह सुनते ही उसने तुरंत कहा कि वह भी वहीं जा रही है और मुझे रास्ता दिखा सकती है। मैं भी वहीं जा रही हूँ, आओ मैं तुम्हें रास्ता दिखा देती हूँ। मैंने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। हम पूरे रास्ते बातें करते और हंसते हुए उस कैंपस से गुजरे जो किसी भूल भुलैया जैसा लग रहा था। करीब 10 मिनट से ज्यादा चलने के बाद सिल्विया ने हमारे सामने वाली इमारत की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो यही है। मैंने अपना फोन निकाला और चेक किया। यह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी छात्रों ने मुझे बिल्डिंग का नक्शा भेजा था। मैंने जल्दी से इशारे में सिल्विया का धन्यवाद किया। वेलकम पार्टी 2 घंटे तक चली। मैं इतनी थक गई थी कि मेरी कमर में दर्द होने लगा था। मैं सोच रही थी कि दोपहर का खाना कहाँ खाऊं, तभी अचानक कोई मेरे सामने आ गया। सिल्विया ने मुस्कुराते हुए मुझसे दुआ सलाम की और दोपहर के खाने की मेरी योजना के बारे में पूछा। यही बात थी जिसकी मुझे चिंता थी। उसने मेरी बेचैनी को महसूस कर लिया। वह मुस्कुराई और एक रेस्तरां की सिफारिश की, साथ ही मुझे अपने साथ चलने का न्योता दिया। मैंने स्वीकार कर लिया। मैं उसके पीछे पीछे स्कूल से बाहर चली गई। जब हम रेस्तरां पहुंचे तो मुझे पता चला कि वह एक चीनी रेस्तरां था। मेरी आंखों में एक पल के लिए संदेह झलक गया। क्या तुम मुझे चीनी खाना खिलाने ले जाना चाहती हो? क्या तुम इसकी आदी हो? मैंने सुना है कि तुम यहाँ के खाने की आदी नहीं हो। मुझे उम्मीद है कि आज हमारा भोजन का अनुभव सुखद रहेगा। मैं भी चीनी खाना आजमाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये रेस्तरां चुना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी विचारशील होगी। मैं उसकी इस दयालुता को निराश नहीं करना चाहता था। चलो इसी में चलते हैं। मैं भी एक तरह से मेजबान हूँ। इस बार खाने का बिल मुझे देने दो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा चीनी खाने का पहला अनुभव अच्छा हो। हम बातें करते हुए रेस्तरां में दाखिल हुए और बैठ गए। सिल्विया की जीवंत और विनम्र स्वभाव के कारण भोजन बहुत अच्छा रहा। हमने पूर्व और पश्चिम की सांस्कृतिक भिन्नताओं और हाल ही में हुई कई दिलचस्प बातों के बारे में चर्चा की। हम जल्दी ही दोस्त बन गए। दोपहर के खाने के बाद सिल्विया मुझे मेरे अपार्टमेंट तक छोड़ने आई। जाते समय उसके चेहरे पर जाने की अनिच्छा झलक रही थी। क्या मैं इस सप्ताहांत की दोपहर को तुम्हें चाय पर बुला सकती हूँ? उस सप्ताहांत मौसम असामान्य रूप से अच्छा था। मैंने सहर्ष निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मैं गार्डन कैफे में सिल्विया से बातचीत कर रहा था। सफेद कबूतरों का एक झुंड झील के ऊपर से उड़ गया। मेरे सिर पर एक पंख गिरा। जब सिल्विया ने इसे देखा तो वह मुस्कुराई और मेरे लिए इसे उतारना चाहती थी। हम बहुत करीब थे, जो दूर से देखने पर काफी अंतरंग प्रतीत होता था। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। धन्यवाद। जैसे ही मैंने यह कहा, मैंने अपनी बाईं ओर देखा और मेरी आंखें जम गईं। दरवाजे पर खड़ी महिला जिसके माथे पर पट्टी बंधी थी, एक थकी हुई महिला जिसके माथे पर गौज लगी थी। मैंने उसकी ओर देखा। वह लिन यांग जैसी इतनी मिलती जुलती कैसे दिख सकती है? मैं ठीक से देख भी नहीं पाया था कि वह महिला पहले ही आक्रामक अंदाज में पास आ गई थी। उसने अपनी खून से भरी आंखें झुका ली और मेज पर रखी स्वादिष्ट मिठाइयों को देखने लगी। उसकी नजरें हम दोनों के बीच बार बार घूम रही थीं। यह कौन है? उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर मुझे यकीन हो गया कि वह लिन यांग यू ही थी। हालांकि मुझे नहीं पता था कि उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन उसका आना मुझे हैरान नहीं कर पाया। मुझे पता था कि एक दिन वह मेरा पीछा करते हुए इटली तक आ जाएगी। आखिरकार लिन यांग यू की नजरों में मैं वही शिकार हूँ जिसे वह आसानी से पकड़ सकती है। वह कभी भी मुझे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देगी। मैं पहले से ही इस मुलाकात के लिए तैयार था, इसलिए उसकी बुरी हरकतों का सामना करते हुए भी मैं पूरी तरह शांत रहा। एक नया दोस्त। दोस्त? कौन सा दोस्त? एक गर्लफ्रेंड। ये आखिरी शब्द लिन यांग यू ने लगभग दांत भींचते हुए बुदबुदाए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी गहरी चोट लगेगी। इतनी दूर उड़कर यहाँ आई थी सब कुछ बताने के लिए, लेकिन यहाँ आकर देखा कि मैं किसी और लड़की के साथ डेट पर हूँ। मैंने विदेश में कुछ ही दिनों में एक नया प्यार ढूंढ लिया था। क्या तुमने मुझे 2 साल तक प्यार नहीं किया था और 99 बार ठुकराए जाने के बाद भी हार नहीं मानी थी? क्या हमने 100वीं बार पर साथ रहने का वादा नहीं किया था? फिर तुम पीछे क्यों हट गए? तुम इतने गैर जिम्मेदार क्यों हो? क्या तुम भूल गए? मैंने उसे अतीत की बातें छेड़ने का मौका ही नहीं दिया। तुम्हारे पीछे भागना कोई गर्व की बात नहीं है। अगर मैं इसे भूल जाऊं तो क्या तुम्हें भी इसे नहीं भूल जाना चाहिए? तुम्हारे पास उस चेहरे के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे अंदर कोई खासियत नहीं है। अब मुझे तुम पसंद नहीं हो। मुझे अपना स्वाद बदलना है। मुझे तुम्हारी इजाजत लेनी है। कुछ शब्दों ने लिन यांग यू को निरुत्तर कर दिया। वह मुझे अविश्वास से देख रही थी। उसकी आंखों में शक था। चेंजो, इन दिनों तुमने क्या झेला है? हमने तय किया था कि इन दिनों मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, खाना पीना और अच्छी नींद ले रहा हूँ। तुम्हारे कारण मुझे घूमने का भी समय मिल गया है, लेकिन तुम्हारा अचानक आना मुझे थोड़ा असहज कर देता है। अगर तुम मेरी बात समझ रही हो तो कृपया इस कैफे से चली जाओ। सच कहूं तो तुम मेरी उस खूबसूरत लड़की के साथ खाने की खुशी में खलल डाल रही हो। जब मैंने यह कहा,
मेरी आवाज हल्की थी और मेरे चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे यह बिल्कुल स्वाभाविक हो। मेरे इस ठंडे, उदासीन और अस्वीकार करने वाले रवैये ने लिन यांग यू के पहले से ही पीले चेहरे को और भी पीला कर दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि अब सब कुछ सचमुच उसके नियंत्रण से बाहर है। मैं पहले गलत था। मुझे तुम्हारी सच्चाई का फायदा नहीं उठाना चाहिए था। माफ करना चेनजो, कृपया मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? उसके हल्के कांपते हाथों को देखकर मैंने व्यंग्यात्मक लहजे में अपनी भौहें उठाईं। मैं स्कूल की सुंदरता की माफी का बोझ नहीं उठा सकता। चिंता मत करो, अब से हम अजनबी रहेंगे। तुम्हें यह चिंता करने की जरूरत नहीं कि मैं तुम्हें परेशान करूंगा। मेरी आंखों में दृढ़ता देखकर लिन यान यू समझ गई कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। वह इतनी घबराई हुई थी कि उसके हाथ अनजाने में भींच गए, जिससे मैं थोड़ा चिढ़ गया। सिल्विया, जो हमारी बातचीत नहीं समझ रही थी, शुरू में सोच रही थी कि हम बस एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। जब उसने देखा कि मेरी पकड़ से मेरा हाथ लाल हो गया है तो वह तुरंत मेरी मदद करने के लिए उठ गई। उसका यह कदम लिन यांग यू के लिए एक चुनौती था। बिना सोचे समझे उसने सिल्विया का हाथ झटक दिया। सिल्विया कुछ कदम पीछे हट गई। लिन यांग यू ने उसे ठंडी नजरों से देखा और मुझे वहां से खींच लिया। सिल्विया खुद को संभालने के लिए दीवार के सहारे टिक गई। मेरी प्रतिरोध देखकर उसने लिन यांग यू को थप्पड़ मार दिया। दोनों तुरंत आपस में लड़ने लगे। कई ग्राहक इसमें फंसने के डर से दरवाजे से बाहर भाग गए। दूसरी मंजिल के मालिक ने तुरंत पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने दोनों को अलग किया, जिनकी आंखें गुस्से से लाल थीं, और उन्हें थाने ले गई। लिन यांग यू के सिर पर बंधी पट्टी फट गई, जिससे एक भयानक घाव दिखाई देने लगा, जिसे देखकर पुलिस डर गई और स्वाभाविक रूप से मान लिया कि सिल्विया किसी मरीज के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। सिल्विया ने खुद का बचाव करने की कोशिश की। चोटिल लिन भी कम आक्रामक नहीं थी। उसने जोर देकर कहा कि पहले शुरुआत दूसरी ने की थी। दोनों काफी देर तक बहस करती रहीं। पुलिस अधिकारी के कान के पर्दे फटने को थे। वे अब भी यह तय नहीं कर पा रहे थे कि सही कौन है और गलत कौन। मायूस होकर अधिकारी को वहां मौजूद इकलौते गवाह यानी मुझसे पूछना पड़ा, सर, क्या आप घटनास्थल का वर्णन कर सकते हैं? क्या आपको इसमें कोई आपत्ति तो नहीं? यह सवाल सुनते ही दोनों ने मुड़कर मुझे बेचैन नजरों से देखा। मैंने बिना झिझक अपना हाथ उठाया और लिन यांग यू की ओर इशारा किया। पहले धक्का उसने दिया था। यह सुनकर लिन यांग यू हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने उसी की ओर इशारा किया है। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने तो बस उसे धक्का दिया था। साफ साफ वही थी जिसने पहले मारा था। चेनजो, तुम क्यों? उसकी बात अचानक बीच में ही रुक गई। लिन यांग यू को अचानक सब समझ आ गया और उसने तुरंत जान लिया कि मैंने ऐसा क्यों कहा। मैं उससे बदला ले रहा था। मैं चाहता था कि वह भी झूठे इल्जाम का दर्द महसूस करे। यह समझते ही वह एक शब्द भी नहीं बोल पाई। पुलिस को यह चीनी समझ नहीं आई और उन्होंने मुझसे अनुवाद करने को कहा। मैंने सीधे हमारे रिश्ते को स्पष्ट कर दिया। मैं सिल्विया के साथ डिनर कर रहा था। वह जबरदस्ती अंदर आई, मेरी मर्जी के खिलाफ हंगामा किया और मुझे जबरन घसीटने की कोशिश की और उसी ने उसे धक्का दिया। इसी वजह से उनकी लड़ाई हुई। लिन यांग यू की आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह टूट गई थी। उसने अपनी आवाज में भर्राहट और बेबसी के साथ मुंह खोला। अब तुम मेरे पक्ष में नहीं रहोगे, है ना? मैंने उसे आंखों के कोने से देखा और ठंडेपन से हंस दिया। मैं एक ईमानदार इंसान हूं। मैं हमेशा सच का साथ देता हूं। लिन यांग यू अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने फिर पूछा, अगर आज उसने मुझे पहले धक्का दिया होता तो क्या तुम सच बताते? बिल्कुल। क्या मैं तुम्हें अच्छी तरह नहीं जानता? सिल्विया अभी जवान है और आसानी से प्रभावित हो जाती है। जाहिर है मुझे अपनी दोस्त का ख्याल रखना है। मैं यह आखिरी बात कहकर वहां से चला गया। मुझे उसकी भावभंगिमा की कोई परवाह नहीं थी और मैं मुड़कर चला गया। गवाही और जल्दी ही बरामद हुई निगरानी फुटेज के साथ सच जल्द ही सामने आ गया। लिन यान यू को उपद्रव करने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया। मैंने सिल्विया के बाहर आने का इंतजार किया, उसे धन्यवाद कहा और माफी मांगी। उसने हाथ हिलाया, अपनी मामूली चोटों को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बजाय उसने कहा कि उस दिन हमारी सैर बीच में ही रुक गई थी और मुझसे अगले हफ्ते फिर से उसके साथ चलने को कहा। मैंने इस बारे में अच्छी तरह से सोचा। हालांकि सिल्विया वाकई बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ उसके आधार पर वह मुझे उतनी समझदार और परिपक्व नहीं लगी। मुझे पता था कि लिन यांग यू इतनी आसानी से नहीं मानेगी और मैं सिल्विया को इसमें शामिल नहीं करना चाहता था। न ही मैं फिर से पुलिस स्टेशन जाना चाहता था। मैं अंदाजा लगा सकता था कि उसके मन में मेरे लिए कुछ और इरादे थे, लेकिन अब मैं आवेग में आकर कोई कदम नहीं उठाता। इसलिए आखिरकार मैंने विनम्रता से मना कर दिया। वैसे अगले 2 हफ्तों तक मैंने लिन यांग यू को बिल्कुल भी नहीं देखा। जिंदगी फिर से सामान्य हो गई थी, लेकिन बाद में सिल्विया ने मुझे 2 बार और बाहर चलने के लिए बुलाया। मेरे मना करने के बाद हमारा रिश्ता बस यहीं खत्म हो गया। उस क्षणिक दोस्ती के खत्म होने का मुझे कोई दुख नहीं हुआ। मैंने विदेश में कुछ खाना बनाने की कला सीखी थी, इसलिए मैं जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के समूह में घुल मिल गया। ठीक जब मैं लिन यांग यू को भूलने ही वाला था, वह अचानक फिर से सामने आ गया।
उसने स्कूल में मेरा रास्ता कई कारों में भरे गुलाब और गुब्बारों के साथ रोक लिया। हर जगह से आती जिज्ञासु निगाहों को देखकर मैं एक पल के लिए निशब्द रह गया। लिन यांग यू ने मेरी तरफ देखे बिना ही अपने दिल की सारी बातें मुझे बता दी। चेंजो, अगर मैं तुम्हारे पीछे 100 बार भागूं तो क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? अगर मैंने ये कुछ महीने पहले सुना होता तो शायद मेरी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन अब न सिर्फ मैं उदासीन हूं, बल्कि इससे तो मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है। क्या नाटकीय कहानी है और कितने घिसे पिटे संवाद हैं। क्या पहले मुझ पर किसी भूत प्रेत का साया था? मैं इतनी सार्वजनिक स्वीकारोक्तियां कैसे कर सकती थी? अतीत के बारे में सोचकर अब तो दिल में एक आह भी नहीं उठती। अब तो बस याद करके शर्मिंदगी ही महसूस होती है। उस पल मैंने सामने वाले की बात भी नहीं सुनी। काफी देर तक जवाब न मिलने पर लिन यांग यू का दिल और भी बेचैन होता गया और वह घबराने लगी। वह बस मुझे घबराई हुई नजरों से देखती रही। मैंने सीधा उसकी नजरों से बचाव किया। मैंने मुड़कर दूर से हाथ हिलाया। हेलो, हु छिंगशुए, हु सिसी, तुम लोग कहां जा रही हो? लिन यांग यू ने नजरें फेर ली और महसूस किया कि मैं किसी और को अभिवादन कर रही हूं। इससे लिन यांग यू को ऐसा लगा जैसे उसका दिल बर्फ के फ्रीजर में रख दिया गया हो। लिन यांग यू, चेंजो। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि हु छिंगशुए नाम की लड़की पास आ गई। उसकी आवाज में बहुत अपनापन था। हम कैंपिंग जा रहे हैं, चेंजो, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? मौसम अच्छा था और मेरे पास वीकेंड के लिए कोई और योजना नहीं थी। मेरे सामने एक बड़ी समस्या थी। मेरे पास मना करने का कोई कारण नहीं था। मैंने बिना झिझक के हामी भर दी। मैंने मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि उस रात उसकी क्या योजना है। हम दोनों ने लिन यांग यू पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं अकेले ही कैंपिंग टीम में शामिल हो गया। जैसे ही समूह की आकृतियां धीरे धीरे ओझल होने लगीं, लिन यांग यू का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी आंखों में हु छिंगशुए के लिए नाराजगी और जलन साफ झलक रही थी। लिन यांग यू हमारे साथ शहर के बाहरी इलाके तक आ गई। नदी के दूसरी ओर से मैं साफ साफ देख सकता था कि सामने वाले किनारे पर क्या हो रहा है। 7-8 अंतर्राष्ट्रीय छात्र एक साथ जश्न मना रहे थे और काफी उत्साहित लग रहे थे। वह खुद को उस माहौल में ढाल नहीं पाई। वह केवल दूर से ही देख सकती थी, लेकिन जितना अधिक वह मुझे देखती उतना ही असहज महसूस करती थी। मैं कुछ भी करता, हु छिंगशुए नाम की वह लड़की लगातार मेरा पीछा करती रहती थी। हमारे बीच की दूरी कभी भी 10 कदम से ज्यादा नहीं हुई, बल्कि वह लगातार कम होती जा रही थी। ये दूसरों के आत्मीय व्यवहार से अलग था, जिससे लिन यांग यू के मन में जलन और चाहत भर गई थी, मानो वह मुझे बस अपने साथ ले जाना चाहती हो। लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने सच में ऐसा किया तो मैं जरूर नाराज हो जाऊंगा। वह नहीं चाहती थी कि हमारे रिश्ते में और दूरी आ जाए, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकी, बस किस्मत से प्रार्थना करती रही। वह उन जटिल भावनाओं को बस अंदर ही अंदर निगल गई। उसने खुद को समझाया कि उसे यह सब सहना होगा। उसने यह सब 6 घंटे तक सहन किया। अब अंधेरा होने लगा था। हमने एक अलाव जलाया और एक पार्टी का आयोजन किया। वहां बहुत चहल पहल थी। चूंकि वहां बहुत शोर था और मैं उस माहौल का आदी नहीं था, इसलिए मैं अकेले ही नदी किनारे हवा खाने चला गया। लिन यांग यू ने मौका देखकर मेरे पास आने की कोशिश की। चेंगशु, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उस दिन मेरा मूड अच्छा था, लेकिन फिर भी मुझे वह पसंद नहीं थी। मेरी आवाज में ज्यादा नरमी नहीं थी। माफ करना, मैं सुनना नहीं चाहता। मैंने कहा कि मैं जा रहा हूं। लिन यांग यू परेशान हो गई। उसने सीधे मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में गंभीरता थी। बस मुझे कुछ मिनट दे दो, चेंज हो, मैं तुम्हें बहुत समय से कुछ कहना चाहती थी। यह सुनकर मैंने आखिरकार उसकी ओर देखा, लेकिन मेरे चेहरे के भाव जटिल थे। बहुत समय से? कौन सी बात? कहीं ये वही बकवास तो नहीं कि तुम मुझे पहली नजर में पसंद करने लगी थी? आखिरकार मेरी आवाज में व्यंग्य था। ऐसा लगा जैसे लिन यांग यू पर बिजली गिर गई हो। वह सन्न रह गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं उस राज को जान जाऊंगा जिसे उसने इतनी अच्छी तरह छुपा रखा था। मुझे उसकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं थी। मेरे चेहरे पर व्यंग्य और भी गहरा हो गया। लिन यांग यू, सोच समझ कर देखो मैंने क्या कहा था। सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि किसी और के लिए या खुद अपने लिए भी। क्या तुम इस बात पर यकीन करती हो? कौन है जो 2 साल तक अपने क्रश को बिना एक भी गलती के छुपा सकता है? कौन है जो अपनी ही पसंद के इंसान के 99 प्रपोजल्स को सार्वजनिक रूप से ठुकराकर अपनी खुद की अहमियत को संतुष्ट करता है? कौन ऐसा कर सकता है? हर खतरे और दर्द के सामने अपने प्यार को उल्टी दिशा में धकेल देना, क्या यही प्यार है? शायद ये नफरत है। मेरी ताना सुनकर लिन यांग यू का दिमाग सुन्न हो गया। उसने पूरी कोशिश की इनकार करने की, लेकिन आखिरकार वह एक भी शब्द में बहस नहीं कर सकी। वह बस कुछ कमजोर से शब्द ही बोल पाई। नहीं चेंजो, मुझे सच में तुम पसंद हो। मेरे आसपास के सभी लोग यह जानते हैं। हर कोई इसकी गवाही दे सकता है। चूंकि मुझे नहीं पता, इसलिए तुम्हें कौन पसंद है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी मेरी नजर में तुम्हें शुरू से लेकर अब तक हमेशा ओयांग शू ही पसंद रहा है। तुम्हें उसी के पास जाना चाहिए, अपने दिल की बात बतानी चाहिए और उसे अपने जज्बात बताने चाहिए। तुम दोनों एकदम सही जोड़ी हो। मुझे तो शुरू से आखिर तक घिन ही आई है।
मेरे चेहरे पर बिना किसी लाख लपेट के घृणा ही आखिरी चोट थी। उसका शरीर लगातार कांप रहा था, लेकिन फिर भी वह मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। जिद्दी होकर मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मुझ में और उलझने का धैर्य नहीं बचा था। मैंने बस अपना हाथ छुड़ाया, मुड़ा और वहां से चला गया। जैसे ही मेरा हाथ उसके हाथ से अलग हुआ, उसे ऐसा लगा मानो वह सब कुछ खोने वाली है। उसका दिल बुरी तरह से दुख उठा और उसके शरीर की सारी ताकत एक पल में गायब हो गई। वह ऐसे लड़खड़ाई जैसे अभी गिर ही जाएगी। मैंने बड़ी सहजता से उसे अनदेखा किया और हल्के कदमों से भीड़ की ओर लौट गया। मुझे लगा था कि जब सब कुछ साफ साफ कह दूंगा तो लिन यांगयू हार मान लेगी, लेकिन जल्दी ही मुझे एहसास हुआ कि यह इंसान तो दूसरों की बात सुन ही नहीं सकती। अगले कुछ महीनों में जब भी मैं बाहर जाता, वह हमेशा 20 मीटर के दायरे में कहीं न कहीं दिख जाती। हर कुछ दिनों में वह किसी न किसी बहाने मुझसे मिलने आ जाती। वह इसे अपना इजहार मोहब्बत कहती थी। एक बार, 2 बार और तीसरी बार तक तो मुझे याद भी नहीं रहा कि यह कितनी बार हो चुका है। उसकी जिद्दी और लगातार कोशिशों के सामने मैंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जहां तक हो सके उसे अनदेखा किया। अगर वाकई जरूरत पड़ती तो मैं सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर किसी उपयुक्त बहाने से उसे वहां से हटवा देता। यह सिलसिला बार बार चलता रहा और पूरे स्कूल में लिन यांगयू और उसकी लगातार कोशिशों की चर्चा हो गई थी। इसलिए वह जहां भी जाती, लोग उसकी ओर इशारा करते थे, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वह बस मेरा पीछा करती रही। उसे लगता था कि अगर वह लगातार कोशिश करती रही तो आखिरकार मेरा दिल छू लेगी, लेकिन हकीकत उसकी कल्पना से बहुत अलग थी। मैंने कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और मैंने उसके सामने ही दूसरी महिलाओं की नजदीकियों को भी स्वीकार कर लिया। लिन यांगयू बस बेबस होकर देख सकती थी कि मैं अपने आसपास के दूसरे पुरुषों की ओर करीब होती जा रही हूं। धीरे धीरे लिन यांगयू मुझे सितारों की तरह घेरने वाले लोगों के दृश्य की आदी होने लगी। उसे मानना पड़ा कि मैं सही थी। मैं कभी भी उसकी निजी संपत्ति नहीं थी। बार बार ठुकराए जाने के बाद वह सुन्न हो गई थी। मैंने उससे चाहे जो भी शब्द कहे हों या कठोर बातें कही हों या जो भी भाव भंगिमा दिखाई हो, अब उसके दिल को कोई चोट नहीं पहुंचती थी। उसने 1 से 50 तक गिनती शुरू कर दी, सर्दी से बसंत तक और फिर गर्मी की शुरुआत तक। उसे लगा कि दिन इसी तरह शांतिपूर्वक चलते रहेंगे। 50 से 100 तक या शायद 101वीं बार भी हो सकती थी। लिन यांगयू ने कभी हार मानने का इरादा नहीं किया था। जब उसे लगा कि वह सच में सब कुछ को उदासीनता से देख सकती है, तभी मैं उसके सामने किसी और महिला का हाथ थामे आ गई। मैंने मुस्कुराते हुए अपने आसपास के लोगों से कहा, यह मेरी गर्लफ्रेंड है। उस पल लिन यांगयू को ऐसा लगा जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो। वह तुरंत अपना आपा खो बैठी और मुझसे जवाब मांगने के लिए सीधे मेरी ओर दौड़ पड़ी, लेकिन वह मुंह तक पहुंच पाती उससे पहले ही एक गश्त कर रहे सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक लिया। भीड़ के बीच से उसने लाल आंखों और भर्राए हुए स्वर में मुझसे पूछा, क्यों? मेरी नजरें एक पल के लिए उस पर टिकी रहीं। मेरा लहजा बेरुखा था। मैं जवान हूं, मेरे पास पैसे हैं और मेरे पास फुर्सत भी है। खूबसूरत लड़की को डेट करने में क्या बुराई है? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? लिन यांगयू काफी समय तक उदास रही। वह हर रात बार में अकेले शराब पीती थी, रोज नशे में डूब जाती थी। हर दिन जब वह उठती और अपने चारों ओर की खाली जगह को देखती तो वह खुद को दर्द में डूबने से रोक नहीं पाती थी। वह मेरे पास आकर मुझसे ब्रेकअप की भीख मांगना चाहती थी, लेकिन हर बार जब वह मुझसे मिलने आती तो मुझे अपनी नई गर्लफ्रेंड का हाथ थामे और मुस्कुराते हुए देखती और आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत टूट जाती थी। आज तक लिन यांगयू आखिरकार मेरी भावनाओं को समझ पाई है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह अपने दोस्तों और परिवार की सलाह नहीं सुन सकी और विदेश में ही रहकर सब कुछ देखने की जिद पर अड़ी रही। जब गर्मी का मौसम ढल गया तो लिन यांगयू को आखिरकार मेरे ब्रेकअप की खबर मिली। वह मुस्कुराते हुए मुझे दिलासा देने आई, लेकिन सब कुछ उसकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत था। मैंने कोई उदासी नहीं दिखाई। मेरी आंखें वैसी ही थीं जैसी कुछ महीने पहले थीं। लिन यांगयू की मुस्कान उसके चेहरे पर ही जम गई। उसने संकोच भरे स्वर में पूछा, क्या तुम्हें तकलीफ हुई? मैंने बहुत शिष्टता से मुस्कान ओढ़ ली। हम शांतिपूर्वक अलग हो गए। यह आपसी सहमति से हुआ, कोई नाराजगी नहीं है। यह सुनकर लिन यांगयू को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अगले ही पल मेरी अप्रत्याशित बातों से वह पूरी तरह चौंक गई। इसके अलावा भले ही मुझे दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय सहना पड़ा हो, पिछले 2 सालों में जो कुछ मैंने झेला है उसकी तुलना में उसका क्या मतलब है? क्या तुम उन सबकी गवाह नहीं हो? फिर अच्छाई का दिखावा क्यों कर रही हो? मेरे इन तंज भरे आखिरी शब्दों ने लिन यांगयू को गुस्से से भर दिया। वह सफाई देना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे मौका नहीं दिया। उस साल जो हुआ था उसके बारे में मैं समझा सकती हूँ, शेंजो। ठीक है, अगर तुम बोलती रही तो मैं चिढ़ जाऊंगा। लिन यांगयू, मेरे सामने नाटक मत करो, ठीक है? अब तुम्हारी अभिनय क्षमता मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अगर तुम्हें अभिनय करने का मन है तो वापस चीन जाओ और जो यानशु
और अपनी बहनों को ढूंढो, ठीक है? वे तुम्हारा समर्थन करने में खुशी महसूस करेंगे। मेरे बस कुछ शब्दों से ही लिन यांग यू का चेहरा लाल हो गया। मैंने उसे एक तरफ धकेला और सीधे कक्षा भवन की ओर बढ़ गया। मुझे खुशी है कि मैंने लोगों को मुझे संबोधित करने का तरीका ठीक कर दिया। अब हर कोई मुझे मेरे अंग्रेजी नाम से बुलाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि वही मैं हूं जिसे लिन यांग यू ने प्रपोज किया था। इस समय तक लिन यांग यू के पास अब कोई तरीका नहीं बचा था प्रपोज करने का। आखिरकार वह मुझे पहली 99 बार में नहीं मना सकी थी। वह सच में असमंजस में थी। आखिरकार अपनी दोस्तों की याद दिलाने पर उसे एक हल मिल गया। 100वीं बार प्रपोज करने के लिए उसने स्कूल के छोटे बगीचे को चुना। उसने हमारी पहली मुलाकात का दृश्य दोबारा बनाने के लिए एक विशाल डोमिनो सेटअप तैयार किया। उसने पेड़ों की शाखाओं में कई तारे के आकार की लाइट्स टांग दी और रात में बगीचे में मोमबत्तियां जलाने की योजना बनाई ताकि मुझे फिर से अतीत में ले जाया जा सके। मुझे वहां ले जाने के लिए लिन यांग यू ने कई लोगों से मदद मांगी और दर्जनों योजनाएं तैयार की। इस बार वह दृढ़ थी कि मुझे यह एहसास हो जाए कि वह सच में पहली नजर में मुझसे प्यार कर बैठी थी और अब उसे सच में इसका पछतावा है। सब कुछ तैयार था, लेकिन तय समय पर मैं नहीं पहुंचा। लिन यांग यू खुद पर काबू नहीं रख पाई। वह मुझे ढूंढने के लिए हर उस जगह गई जहां वह सोच सकती थी। 9 बजे का अलार्म बजा। अंधेरे जंगल में अचानक रोशनी फैल गई। असंख्य गुब्बारे ऊपर की ओर तैरने लगे। आसमान से फूलों की पंखुड़ियां गिरने लगी। जंगल में रोमांटिक पियानो संगीत गूंजने लगा। ठोकर खाने की आवाज लगातार आती रही। ये डोमिनोज के अपने आप गिरने की आवाज थी। हर एक सेकंड एक आवाज। 10 मिनट से भी ज्यादा समय बाद जैसे ही आखिरी डोमिनो गिरा, सारी मोमबत्तियां जल उठीं। लिन यांग यू को लगा जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। जब सब कुछ शांत हो गया, उसका फोन बजा। वह एक अनजान अंतर्राष्ट्रीय कॉल थी, लेकिन जैसे ही उसने कॉल उठाई, वह तुरंत समझ गई कि दूसरी तरफ मैं ही हूं। मैंने सुना कि तुम आज रात 100वीं बार इजहार करने वाली थी, लेकिन अफसोस, मैं अभी चीन में हूं। मुझे सच में बहुत अफसोस है। लिन यांग यू ने अपने दिल का दर्द और बेचैनी निगल ली। उसने शांत दिखने का नाटक किया। कोई बात नहीं, सिर्फ तुम्हारा फोन आना ही मुझे बहुत खुश कर देता है। जब भी तुम चाहो, मैं इजहार नंबर 101 या 102 के लिए तैयार हो सकती हूँ। उसकी आवाज में हल्की सी उम्मीद थी, जैसे वह पहले ही मेरे माफ करने का सपना देख चुकी हो। उसकी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें 2 बातें बताने के लिए फोन कर रहा हूँ। लिन यांग यू ने गहरी सांस ली और फोन पकड़े हुए उसका हाथ और कस गया। पहली बात यह है कि मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूँ कि अब सर्दी है और मौसम सूखा है। जब तुम खेलना खत्म कर लो तो जल्दी से बगीचे में जल रही मोमबत्तियां बुझा देना ताकि आग न लग जाए। यह सुनकर लिन यांग यू ने ऊपर देखा और एक सूखा पत्ता धीरे धीरे गिरता हुआ देखा। दूसरी बात यह है कि मैं तुम्हें एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ। मैं फिर से प्यार में पड़ गया हूँ। इस बार की गर्लफ्रेंड पिछली वाली से थोड़ी ज्यादा खूबसूरत है। तुम्हारा इजहार पहली कोशिश के बाद ही रुक सकता है। ये साधारण शब्द लिन यांग यू के मन में उतर गए, लेकिन वहां अनगिनत बार गूंजते रहे। एक पल में उसे ऐसा लगा जैसे उस पर कोई जादू कर दिया गया हो। उसके माथे में तेज दर्द हुआ। तेज दर्द के चलते उसमें अब कोई ताकत नहीं बची थी। एक झटके में फोन फिसल गया और झूमर से टकरा गया। कुछ ही सेकंड में आग पूरे बगीचे में फैल गई, लेकिन उसने न तो भागने की कोशिश की और न ही मदद के लिए पुकारा। वह एक मूर्ति की तरह हो गई थी जो बगीचे का हिस्सा बन गई थी। यहाँ तक कि पूरी रात बीत गई और बगीचे के सारे पेड़ जलकर राख हो गए। सिर्फ एक अच्छी बात यह थी कि कोई हताहत नहीं हुआ। दमकल कर्मी समय पर पहुंच गए और उसे धुएं से दम घुटने से बचा लिया। हालांकि वह बच गई, लेकिन आग ने विश्वविद्यालय को क्रोधित कर दिया, जिसने सख्ती से घोषणा की कि वह जवाबदेही तय करेगा। मुख्य संदिग्ध के रूप में लिन यांग यू को पुलिस ने गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया। जब लिन परिवार को यह खबर मिली तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने उसे बचाने के लिए अपनी सारी जान पहचान लगा दी, लेकिन चूंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय मामला था, लिन यांग यू अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकी। आखिरकार लिन परिवार ने अपनी अधिकांश संपत्ति खो दी। झिंगदा ने आखिरकार हार मान ली। नकारात्मक प्रभाव के कारण लिन यांग यू को आधे साल के लिए जेल भेज दिया गया। यूरोपीय संघ ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया, निष्कासित कर दिया गया और हमेशा के लिए प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसे ही उसे रिहा किया गया, उसे हवाई अड्डे ले जाया गया ताकि उसे चीन वापस निर्वासित किया जा सके। अपने चारों ओर लोगों को गर्मियों के कपड़ों में देखकर लिन यांग यू, जो जैसे किसी सपने में खोई हुई थी, आखिरकार होश में आ गई। पता चला कि अब गर्मी का मौसम आ चुका था। कई महीने बीत गए और वह मुझे देखने कभी नहीं आया, एक बार भी नहीं। यह महसूस करते ही उसके दिल में जटिल भावनाएं उमड़ पड़ी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह निराशा है या अकेलापन। अभी भी बहुत समय बाकी है। हमारे मिलने का एक और मौका जरूर आएगा। लिन और एंड्रयू खुद को बस इसी तरह दिलासा दे सकते थे, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो उसने मुझे सड़क के कोने से एक खूबसूरत महिला का हाथ पकड़े हुए बाहर आते देखा। अपनी बहनों द्वारा भेजी गई तस्वीरों से उसे पता था कि यह मेरी गर्लफ्रेंड है। संयोग से मैंने ऊपर देखा और उसे देख लिया।
मैंने उसे गर्मजोशी से अभिवादन किया, जो मेरे लिए असामान्य था, और फिर उदारता से उसे सच बता दिया। नमस्ते, हमारी पिछली मुलाकात को कितना समय हो गया है? मैं अभी अभी जर्मनी की यात्रा से लौटा हूँ। तुम तो पहले ही बाहर आ चुके हो। समय कितनी जल्दी बीत जाता है। मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है, मोनिका। लिन यांगयू के चीन लौटने के बाद कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि क्या मैं सिर्फ दिखावा कर रहा था या सच में गंभीर था। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। अब जब बात यहां तक पहुंच गई है तो मैं लिन यांगयू को पूरी तरह समझ चुका हूं। वो कहती थी कि उसे मैं पसंद हूं, लेकिन असल में उसे सिर्फ खुद से ही प्यार है। उसके लिए मैं बस एक ट्रॉफी हूं जिसे वो दिखा सके। विदेश में पढ़ाई के अपने दूसरे साल में मैंने कई प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका लिया। दिन ब दिन समय बीतता गया और जल्द ही मेरे 3 साल के एक्सचेंज स्टूडेंट के दिन खत्म हो गए। मैं घर एक डिब्बा भरकर गोल्ड मेडल्स के साथ लौटा। जैसे ही मैं विमान से उतरा, मैंने देखा कोई मुझे स्वागत करने के लिए फूल लेकर खड़ा था। जहां तक लिन यांगयू की बात है, मुझे पता था कि अब उसे कभी भी मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने का मौका नहीं मिलेगा। हम बस भीड़ में 2 अजनबी हैं, 2 अजनबी जो एक दूसरे के रास्ते से गुजरेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे।